तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर बेसिकली हम मैकेनिक्स पढ़ने वाले हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का हम देखने वाले हैं यूनिट 4 जो कि है वो काइनेमैटिक्स ऑफ अ रिजिड बॉडी और काइनेटिक्स पे डिपेंड है। तो हम जो इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो काइनेमैटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और यदि चैनल पे न्यू हो तो लाइक कर दो और वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट जो भी मैं वीडियोस डालूं वो आप तक पहुंच पाए और उसको देख पाऊं। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 को। सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक्स पढ़ लेते हैं। काइनेमेटिक्स के बारे में यदि मैं बात करता हूं तो काइनेमेटिक्स क्या होता है? काइनेमेटिक्स में हम बेसिकली डील करते हैं पोजीशंस के साथ, वेलोसिटी के साथ और एक्सलेशन के साथ। यानी काइनेमेटिक्स में क्या आता है, हम फोर्स के साथ डील नहीं करते। हम जो डील करते हैं वो पोजीशन के साथ डील करते हैं, वेलोसिटी के साथ डील करते हैं, एक्सलेशन के साथ डील करते हैं। ठीक है, मोशन के बारे में बात करूं तो यदि मैं रिजिड बॉडी की बात करूं, देखो यूनिट 3 और यूनिट 4 में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे हम बात करते हैं रिजिड बॉडी की, वहां पे हम बात करेंगे पार्टिकल बॉडी की मोशन के बारे में बात करते हैं, पार्टिकल मोशन कर रहे हैं। अभी हम बात करें रिजिड बॉडी का मोशन कर रहा है। तो जब कोई एक रिजिड बॉडी मोशन करती है तो वो 3 तरह के मोशन परफॉर्म करती है बेसिकली। पहला होता है ट्रांसलेशन, दूसरा होता है रोटेशन एंड तीसरा होता है जनरल मोशन। ट्रांसलेशन मोशन मतलब क्या होता है कि यदि एक बॉडी है और वो सिर्फ एक लीनियर मोशन में मूव कर रही है ना। एक बॉडी है जो कि सिर्फ लीनियर मोशन में मूव कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे वो ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म कर रही है। रोटेशन मोशन क्या हो सकता है, यदि एक बॉडी रोटेट हो रही है तो बोलिए वो रोटेशन मोशन परफॉर्म कर रही है। जनरल मोशन में क्या आता है कि बॉडी ट्रांसलेट भी कर रही है और रोटेट भी कर रही है। फॉर एग्जांपल एक ये रॉड थी और ये क्या कर रही है, ऐसे आगे की तरफ जा भी रही है और साथ में रोटेट भी हो रही है। यानी इस तरीके से जाते 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 रोटेट हो रही है, मतलब बेसिकली बॉडी ट्रांसलेट भी कर रही है और बॉडी रोटेट भी कर रही हो, तो उसको हम बोलते हैं जनरल मोशन। ठीक है, मैं बोला ओके। नाउ ट्रांसलेशन मोशन में बेसिकली क्या चीज होती है कि ट्रांसलेशन मोशन में जो डायरेक्शन होती है या जो ओरिएंटेशन होता है या फिर जो पैरेलल पाथ होता है वो बेसिकली सेम रहता है। फॉर एग्जांपल कि ये एक रॉड है, ये रॉड का पॉइंट ए है, ये रॉड का पॉइंट बी है, और ये रॉड जो है वो हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस के अपॉन मूव कर रही है। जब वो मूव करेगी तो कुछ टाइम बाद वो यहां पर होगी, जिसका पॉइंट ए अभी भी ऊपर होगा और पॉइंट बी अभी भी नीचे की तरफ होगा। तो यदि पॉइंट ए और पॉइंट बी अभी ऊपर नीचे मूव करे तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि वो क्या कर रही है, एक तो वो ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म कर रही है और सेकंड इज दैट कि जो डायरेक्शन थी वो सेम है। इस पॉइंट ए की डायरेक्शन आगे की तरफ थी, इधर भी इस डायरेक्शन ए की आगे की तरफ है। ओरिएंटेशन मतलब कि पॉइंट ए ऊपर की तरफ था, यहां पे भी पॉइंट ए ऊपर की तरफ है, तो ओरिएंटेशन जो होती है वो सेम होती है, इनका बीच में जो डिस्टेंस होता है बेसिकली वो सेम होता है। तो ट्रांसलेशन मोशन में इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। ट्रांसलेशन मोशन नॉर्मल यदि क्वेश्चन आता है तो वो क्या बोलेगा कि एक बॉडी मूव कर रही है हॉरिजॉन्टल, पोजीशन देखी रखी होगी, मोमेंटम क्या बोलते हैं बेसिकली वेलोसिटी देखी रखी होगी। फॉर एग्जांपल हमें वेलोसिटी देखी रखी होगी या इनिशियल वेलोसिटी देखी रखी होगी, फाइनल वेलोसिटी निकालनी होगी और एक्सेलरेशन के बारे में पता होगा। तो बेसिकली जो हम नॉर्मल इक्वेशन यूज करते थे, हमारे पास 3 इक्वेशन मोशन होती थी। v इज इक्वल टू में u प्लस एटी है ना, s इक्वल टू में ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू में u स्क्वायर प्लस 2as। यदि हमारा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हम ये 3 इक्वेशन मोशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसलेशन में जब नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं तो हम बेसिकली ये नॉर्मल इक्वेशन यूज कर रहे होते हैं। बात करते हैं रोटेशन मोशन की। जब हम बात करते हैं रोटेशन मोशन की, फॉर एग्जांपल कि ये रॉड है जिसका पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है। पॉइंट क्यू के अबाउट ये पॉइंट पी ऐसे रोटेट हो रहा है, और जब ये रोटेट हो रहा है तो कहीं ना कहीं किसी इंस्टेंट पे, किसी टी टाइम पर ये रॉड इस पोजीशन में आ गई होगी, तो कहीं ना कहीं वो किसी थीटा एंगल पे रोटेट होगी, जिसको मैं बोलता हूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और किसी वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, ऑब्वियसली ये रोटेट कर रही है, किसी ना किसी वेलोसिटी से रोटेट कर रही होगी, जिसको मैं बोलूंगा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओमेगा है तो हम बोलते हैं चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे, यदि इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी चाहिए तो dw/dt। ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी तो कहीं ना कहीं एंगुलर एस्केलेशन भी होगा। एंगुलर एस्केलेशन क्या होगा, अल्फा से डिनोट करते हैं, वो होता है dw/dt, यानी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इट्स माय एंगुलर एस्केलेशन। अब कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, और वो ये क्या होता है, यदि एक बॉडी है वो रोटेट हो रही है विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। यदि यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन कितना होगा, जीरो। यानी अल्फा क्या होता है, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होता है, जीरो। डब्ल्यू क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी dw/dt, वी ऑल नो। यदि यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन है,
यानी एस्केलेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी वेरी करी होगी। ये जब हम अल्फा लिखेंगे तो अल्फा ये लिख सकते हैं dw by dt, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ, अब क्योंकि बॉडी रोटेशन मोशन परफॉर्म कर रही है विद अ यूनिफॉर्म एस्केलेशन, तो जब यहां पर एस्केलेशन कांस्टेंट होता है, ये हम इक्वेशन मोशन को हम लगाते हैं जो मेरा एस्केलेशन कांस्टेंट होता है, यहां पे भी सेम, जब बॉडी रोटेशन मोशन परफॉर्म कर रही है, एंगुलर एस्केलेशन कांस्टेंट है, तो क्या हम ये जो इक्वेशन मोशन है इन टर्म्स ऑफ रोटेशन यूज कर सकते हैं? मैंने बोला बिल्कुल। ओमेगा क्या है? यहां पे हमारी फाइनल वेलोसिटी, ओमेगा नॉट इज माय इनिशियल वेलोसिटी और अल्फा इज माय एंगुलर एक्सक्रेशन। तो ये जो तीन इक्वेशन मोशन थी, हम इसको क्या कर सकते हैं रोटेशन में भी, रोटेशन में क्या यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं व्हेन यूनिफॉर्म एक्सक्रेशन आर प्रेजेंट। ओके, फिर एक फॉर्मूला जो हमें पता है, जैसे हमने वहां पे जब हम बात करेंगे पार्टिकल वाले में, है ना, काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल के जो हमने देखा था, तो हम क्या था कि अल्फा या एस्केलेशन के बारे में, एस्केलेशन लिख देता हूं यहां पे कि एस्केलेशन क्या होता था, यदि मुझे एस्केलेशन एक इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी होता था, एक होता था इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, जिसको मैं लिखता था v dv by dx। तो देखो, एस्केलेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट सकते हैं, तो क्या एंगुलर वेलोसिटी को, एंगुलर एस्केलेशन को इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी लिख सकते हैं ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। तो यहां पे मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। ठीक है, नाउ हम जो बेसिकली जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं, वो बेसिकली देखने वाले जनरल मोशन पे। ठीक है, तो जनरल मोशन की अभी मैं बात करता हूं, तो जनरल मोशन में बॉडी ट्रांसलेशन परफॉर्म करती है, साथ साथ रोटेशन मोशन परफॉर्म करती है। यानी ट्रांसलेशन मोशन भी परफॉर्म करती है, रोटेशन मोशन परफॉर्म करती है। अब यदि मैं केसेस की बात करूं, तो तीन केस जनरल मोशन के अंदर परफॉर्म आते हैं, और एग्जाम में तीन केस ही ज्यादातर देखे जाते हैं। पहला केस क्या होता है? पहला केस ये है, केस नंबर 1, कि हमें एक रॉड गिवन होगी, रॉड के दो पॉइंट्स होंगे, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, ये दो पॉइंट्स होंगे, और ये जो है ये एक सरफेस पे, ऐसे सरफेस पे क्या है रखे हुए, इंक्लाइन रखे हुए, और हमें बोलेगा कि ये बेसिकली जनरल मोशन परफॉर्म कर रहा है। कैसे परफॉर्म कर रहा है बेसिकली? तो हम बोलेंगे तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए किसी v वेलोसिटी नीचे की तरफ आ रहा है, पॉइंट बी यदि v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये रॉड जो है वो अभी इस तरीके से ऐसे नीचे की तरफ आएगी, वैसे नीचे की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आएगी। तो क्या हो रहा है, जो बॉडी है यानी जो रॉड है वो नीचे की तरफ भी मूव हो रही है, और कहीं ना कहीं वो बॉडी रॉड रोटेट भी हो रही है। मतलब कि ये पॉइंट है और पॉइंट भी लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, ये नीचे की तरफ, ये हॉरिजॉन्टली, तो कहीं ना कहीं ये लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, और जो रॉड है वो रोटेशन मोशन परफॉर्म कर रही है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि पूरा सिस्टम हमारा जनरल मोशन परफॉर्म कर रहा है। ये जो पॉइंट्स है ये लीनियर मोशन या ट्रांसलेशन मोशन, और रॉड जो है वो रोटेशन मोशन परफॉर्म कर रही है। ठीक है, ये केस 1 हो गया। हाँ, इन सारे केसेस को हम और आगे और अच्छे वे में देखेंगे, इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स परफॉर्म करेंगे, कैसे वेलोसिटीज निकालते हैं ये भी देखेंगे। अभी सिर्फ केसेस देख रहे हैं। केस 2 हम देखने वाले हैं। केस 2 होगा जिसमें क्या होगा, ये इस तरह का एक सिस्टम गिवन होगा, कि सिस्टम बेसिकली देखा जाता है जो एक्टिवास होते हैं या फिर जो इंजन होते हैं उनमें ये देखा जाता है। इंजन में बेसिकली क्या होता है कि ये इस तरीके से होता है, जिसमें ये हमारी पिस्टन होता है, एक होता है हमारा पिस्टन, ये हमारा होता है ये हमारा एक होता है हिंज, हिंज से जो ये कनेक्ट है ना, इसको हम बोलते हैं क्रैंक। तो ये पॉइंट, ये जो हम बोल सकते हैं, ये जो ए बी वाली है ये क्रैंक है, और ये जो बी से सी वाली जो है इसको हम बोलते हैं रॉड। तो ए बी है हमारा क्रैंक, ब्लॉक ये हमारा है ब्लॉक सी जिसको मैं बोलता हूं पिस्टन, और एक है हमारा रॉड बी सी। अब ये जब पिस्टन v वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करेगा, तो क्या होगा, जैसे ही पिस्टन आगे की तरफ जाएगा ये क्रैंक नीचे की तरफ आएगा, और ये वाला जो है यानी बीसी रॉड जो है ये नीचे की तरफ भी आएगा और रोटेट भी होगा। तो ये सिर्फ नीचे की तरफ मूव हो सकता है, नीचे की तरफ मूव होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा ए बी वाला होगा, ये जो क्रैंक होगा, जब ये आगे की तरफ मूव होगा तो कहीं ना कहीं ऊपर होगा, फिर ये पिस्टन नीचे पीछे की तरफ आएगा तो ये फिर ऊपर की जाएगा, यानी इस तरीके से मूव कर रहा होगा, ये इस तरीके से होगा, फिर इस तरीके से आएगा, फिर इस तरीके से आएगा, फिर इस तरीके से आएगा। तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा ए बी वाला है यानी जो क्रैंक है, वो क्रैंक क्या रोटेशन परफॉर्म कर रहा है, वो रोटेशन मोशन परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, ब्लॉक सी क्या कर रहा है, ये तो ऑलरेडी ये सिर्फ आगे जाएगा या फिर पीछे जाएगा, यानी ये सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब बात करते हैं इस रॉड बीसी की। तो रॉड बीसी की बात करें तो ये जो रॉड है ये बेसिकली
लीनियर मतलब ये आगे की तरफ भी जा रही है, ये जो रॉड है आगे की तरफ भी जा रही है और नीचे की तरफ भी मूव रही है, मतलब कहीं ना कहीं रोटेशन मोशन परफॉर्म कर रही है। तो ये जो रॉड बीसी होती है ये जनरल मोशन परफॉर्म करती है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यदि मुझे क्वेश्चन में ये नहीं पता कि बॉडी रोटेशन मोशन परफॉर्म कर रही है कि ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म कर रही है या जनरल मोशन परफॉर्म कर रही है, हम चीजें कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हमें चीजें देखनी आनी चाहिए कि कौन क्या परफॉर्म कर रहा है बेसिकली। केस नंबर 3 क्या होता है कि एक बॉल है, एक सरफेस पे रोटेट हो रही है। तो जब बॉल रोटेट हो रही है कहीं ना कहीं वो आगे की तरफ भी मूव हो रही है और जो बॉल है वो रोटेट भी हो रही है। तो रोटेट भी हो रही है और ट्रांसलेट भी हो रही है। मैंने बोला ठीक है, ओके। अब ये जो हमने 3 केसेस देखे, इन 3 केसेस को सॉल्व करने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं उसको मैं बोलता हूं इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। सबसे पहले ये है क्या, देखो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि यार ये बॉडी जो है वो रोटेट हो रही है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट होगा, जिस पॉइंट जैसे एक सर्कल होता है, सर्कल अपने सेंटर के अबाउट रोटेट हो रहा होता है, तो कहीं ना कहीं ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक किसी पॉइंट के अबाउट यानी किसी सेंटर के अबाउट रोटेट हो रहा होगा। उसी सेंटर को क्या बोलते हैं हम, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड एज अ पॉइंट अबाउट विच द जनरल प्लेन बॉडी यानी जो जनरल मोशन होता है वो परफॉर्म होता है, रोटेट होता है एट द गिवन इंस्टेंट, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। यानी हम इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन जनरल मोशन के लिए परफॉर्म लगाते हैं, पहली बात तो ये भी पता होना चाहिए। दूसरा, वो जो पॉइंट होता है यानी जो पॉइंट हम मार्क करेंगे सेंटर, वो बेसिकली कंटिन्यूस चेंज हो रहा होगा। क्यों, अभी देखो फॉर एग्जांपल अभी बॉडी इस जगह पे है तो ये सेंटर ऑफ कहीं ना कहीं मैं एज्यूम करता हूं यहां पर यहीं कहीं सेंटर है। निकालना भी सीखेंगे कैसे निकालते हैं वो सेंटर। जब कुछ इंस्टेंट के बाद क्या होगा, बॉडी यहाँ होगी, ब्लॉक यहाँ होगा, यहाँ पे रॉड होगी। तो देखो अब यहाँ पर ब्लॉक होगी तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा सेंटर होगा वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो कंटिन्यूस जैसे जैसे बॉडी मोशन परफॉर्म करी होगी ये हमारा पॉइंट आई भी कहीं ना कहीं रोटेट हो मतलब कहीं ना कहीं चेंज हो रहा होगा। तो कंटिन्यूस इसकी पोजीशन चेंज हो रही होती है। और यदि मैं इसका लोकस ड्रॉ करता हूं, द लोकस ऑफ द इंस्टेंटेनियस सेंटर ड्यूरिंग द मोशन, इस मोशन के अबाउट जब ये कहीं ना कहीं ये आई किसी ना किसी मोशन को परफॉर्म कर रहा होगा, जब मैं इसका लोकस ड्रॉ करूंगा तो उसको मैं बोलता हूं सेंट्रॉइड। उसको डिनोट किससे करते हैं, उस सेंटर ऑफ रोटेशन को आई से। तो मैंने ये तो देख लिया कि यदि मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मुझे इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन यदि मुझे आई पता होना चाहिए, आई पता तो होना चाहिए, लेकिन कैलकुलेट कैसे करें। अब देखते स्टेप्स, ये है मेरे स्टेप्स और ये स्टेप जो है वो जनरल स्टेप्स है। यानी अभी तक हमने जितने केस देखे ना, केस 1 केस 2 एंड केस 3, तीनों केस में ये सेम स्टेप यूज करना है। कोई भी क्वेश्चन आए ये सेम स्टेप यूज करो और आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, पहला स्टेप क्या कहता है, पहला स्टेप ये कहता है कि रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मतलब कि एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो ये जैसे कि मैंने फर्स्ट केस लिया, फर्स्ट केस में इस तरीके से रॉड रखा हुआ था, ये हमारा पॉइंट ए था, ये हमारा पॉइंट बी था। ठीक है, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था। सबसे पहला स्टेप है कि रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यानी जो पॉइंट्स जिस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी मार्क कर। तो मैंने बोला ये मेरा पॉइंट ए जो था ये नीचे की तरफ मूव हो रहा था, पॉइंट बी यहां की तरफ मूव हो रहा था। तो सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मार्क कर दी। सेकंड सेकंड स्टेप क्या बोलता है, ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये डीओवी क्या, डायरेक्शन वेलोसिटी। सबसे पहले क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जहां जाके सो इंटरसेक्ट पॉइंट इज आई। यानी ड्रॉ करने के बाद जहां पे वो इंटरसेप्ट करेगा, जहां वो इंटरसेप्ट करेगा वो पॉइंट क्या कहलाएगा, आई कहलाएगा। कहने का मतलब क्या है, ये मेरी डायरेक्शन वेलोसिटी थी ए की, ये डायरेक्शन वेलोसिटी थी बी की। यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो जब मैंने ऐसी परपेंडिकुलर ये ड्रॉ किया, मैंने इस पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये दोनों परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट क्या कहलाएगा, आई, यानी सेंटर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, आई ओ आर। मैंने बोला ओके। जैसे हमें आई मिल गया, अब हमें क्या करना है, अप्लाई करना है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v इज माई वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा टू द रॉड ए बी। यानी ये जो v इज इक्वल टू आर ओमेगा ये पॉइंट ए पे भी अप्लाई करना है और v इज इक्वल टू आर ओमेगा पॉइंट बी पे भी अप्लाई करना है। अब इस वेलोसिटी, इस जो फॉर्मूला की फील लेते हैं, ये v क्या है, ये v है इस वेलोसिटी ऑफ a, यानी वेलोसिटी ऑफ a इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए का, एक बार मैं इरेज कर देता हूं, वेलोसिटी ऑफ ए का जो आई से डिस्टेंस है, दिस इज माई आर, दिस इज माई आर। तो ये आर क्या है,
ये आर है इस पॉइंट ए से इस पॉइंट आई तक का डिस्टेंस, यानी ए आई, ए आई। और ओमेगा क्या है? ओमेगा क्या है? ये रॉड जिस ओमेगा, जिस एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दिस इज माय ओमेगा। ठीक है, अब फिर वेलोसिटी बी के लिए लिखेंगे तो मैं वेलोसिटी v इक्वल टू आर ओमेगा जब लिखूंगा तो वेलोसिटी ऑफ b इज इक्वल टू आर। क्या है? आर है हमारा पॉइंट बी, यानी वेलोसिटी ऑफ बी से उस आई तक का डिस्टेंस जो कि है बी आई, आर बी आई, तो लिख दिया आर बी आई इंटू ओमेगा। ठीक है, फॉर्मूला लगाना सीख गए? मैंने बोला बिल्कुल फॉर्मूला लगाना सीख गए। अब जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो मुझे क्या चीज दिखेगी? मुझे दिखेगा यार मेरे पास आर नहीं है, मुझे पास ये ए आई और आरबीआई नहीं है, दोनों मिसिंग है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करें? उसको कैलकुलेट करने का भी एक तरीका है, साइन रूल यूज करना है। साइन रूल क्या कहता है? साइन रूल ये कहता है कि सबसे पहले जब हम इस तरह से कभी भी ड्रॉ करें तो कहीं ना कहीं ये एक ट्रायंगल बन रहा होगा, ट्रायंगल बन रहा होगा, तो क्या करना है, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स फाइंड कर लो पहले, बस एंगल्स फाइंड कर लो। तो मैंने बोला देखो एंगल्स फाइंड कैसे करेंगे, यदि मुझे ये दो एंगल्स मिल जाते हैं कैसे मिलेगा, तो मैंने बोला मैंने इस पॉइंट ए से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो कहीं ना कहीं ये 90 है। मैंने बोला हाँ, यदि 90 है तो कहीं ना कहीं कभी क्वेश्चन में ना ये एंगल गिवन होता है, फॉर एग्जाम्पल ये एंगल होगा थीटा, तो यदि मुझे ये पता है ये वाला एंगल थीटा है तो बचा हुआ एंगल कितना होगा, ये पूरा 90, तो एंगल ये होगा 90 माइनस थीटा। सेम यहाँ पर यदि पूरा एंगल थीटा है और ये एंगल मुझे यदि पता होगा तो कहीं ना कहीं मैं ये निकाल सकता हूँ 90 माइनस एंगल से बीटा वाला एंगल। हाँ, अब क्या करना है, कभी भी यदि मुझे दो एंगल मिल जाते हैं ना तो मैं 180 में से माइनस करके मैं ये वाला तीसरा वाला एंगल निकाल सकता हूं, क्योंकि ये ट्रायंगल पे तीनों एंगल का सम 180 होता है। एक बार मुझे तीनों के तीनों एंगल्स मिल गए तो मैं लगा दूंगा साइन रूल। साइन रूल क्या बोलता है? साइन रूल ये बोलता है, इरेज कर देते हैं इसको। साइन रूल क्या बोलता है? साइन रूल ये बोलता है कि साइन अल्फा डिनोमिनेटर में रखो, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, साइन अल्फा रखो साइन बीटा रखो साइन गामा रखो डिनोमिनेटर में। जैसे हमने लैम्बी थ्योरम लगाई थी ना, लैम्बी थ्योरम याद होगी, साइन अल्फा अपॉन में अपोजिट वाला फोर्स, साइन बीटा अपॉन साइन बीटा, और ऊपर क्या लिखते थे, अपोजिट वाला फोर्स रखते थे, साइन गामा अपॉन में अपोजिट वाला फोर्स लेते थे। सेम यहाँ पे भी ऐसे करना है, साइन अल्फा लेंगे, अपोजिट वाला डिस्टेंस क्या होगा, इस रॉड की लेंथ एल, साइन बीटा अपोजिट वाला डिस्टेंस आर आई, साइन गामा अपोजिट वाला डिस्टेंस आरबीआई। तो साइन रूल लगाना आई थिंक मैंने आपको सिखा दिया होगा और आपने सीख भी लिया होगा कि यदि मुझे, अब इसका मैं यूज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखो मुझे एल पता है, मुझे अल्फा बीटा गामा पता है, तो मैं इन दो को कंपेयर करके आर आई निकाल दूंगा, आरबीआई और एल को कंपेयर करके मैं आरबीआई निकाल दूंगा, तो मुझे क्या आर मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा, तो मैं v इक्वल टू आर ओमेगा लगा करके वेलोसिटी निकाल नहीं सकता? मैंने बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो इस वजह से हमने इस साइन रूल को इंट्रोड्यूस किया पिक्चर के अंदर। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के थ्रू अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है, जैसे मतलब एक रॉड है जिसकी लेंथ 3 मीटर है, यानी एक रॉड गिवन है जिसकी लेंथ 3 मीटर है, इज केप्ट ऑन अ स्मूथ प्लेन, द वेलोसिटी ऑफ द एंड ए। तो हमारे दो एंड है, एक एंड ए है एक एंड बी है, मुझे ए की वेलोसिटी देख रही है 5 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ। लोकेट द आईसीआर, यानी आईसीआर रोटेट करना, इंस्टेंटेनियस सेंटर रोटेशन भी लाइक लोकेट करना यानी ड्रॉ करना है, एंड फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बी, बी की वेलोसिटी भी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन रीड कर लिया। क्वेश्चन रीड करने के बाद मैंने अपने स्टेप्स पे गया। मेरा पहला स्टेप था रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मैं डायग्राम पे गया, मैंने वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया, तो मैंने बोला ए की वेलोसिटी डायरेक्शन नीचे की तरफ। मैंने माना क्योंकि यदि ये नीचे की तरफ आएगा तो बी ब्लॉक इधर की तरफ जाएगा, ये पॉइंट बी इधर की तरफ, तो मैंने ये वेलोसिटी बी मार्क कर ली। वेलोसिटी बी मार्क करने के बाद सेकंड स्टेप था ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द दीज टू पॉइंट्स। तो मैंने इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जहां वो दोनों इंटरसेक्ट करे, दिस इज माय पॉइंट आई। मैंने बोला हाँ, पॉइंट आई निकालने के बाद मैं लगाता हूं v इक्वल टू आर ओमेगा। लेकिन v इक्वल टू आर ओमेगा लगाते वक्त मुझे वो डिस्टेंस चाहिए होता है, वो डिस्टेंस निकालने के लिए मैं पहले लगाता हूं साइन रूल। साइन रूल ये बोलता है कि जो ये ट्रायंगल बना है, मतलब जो भी ये ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल में मुझे क्या चाहिए, दो एंगल मिल गए तो मैं तीसरा एंगल निकाल सकता हूं। अब एंगल्स निकालते हैं, क्योंकि मुझे साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा लगाना फॉर्मूले में। तो मैंने साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा लगाया, मैंने मान लिया इसको अल्फा, इसको मैंने मान लिया बीटा, और इसको मैंने मान लिया गामा। तो मैंने बोला यदि पूरा 90 है और ये वाला एंगल 30 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा कितना हो जाएगा 60। मैंने बोला पूरा एंगल 90 है और ये वाला एंगल 20 है तो ये कितना हो जाएगा 70। तो मुझे गामा मिल गया 70, अल्फा मिल गया 60, तो बीटा कितना होगा, मैंने बोला 180 में से माइनस कर देता हूं, कितना 60,
प्लस 70, यानी कितना मिल जाएगा 50। तो मुझे अल्फा बीटा कहां मिल गया, मैंने साइन रूल यूज किया। साइन रूल क्या बोलता है, साइन अल्फा साइन बीटा, साइन का नीचे रखते हैं, साइन अल्फा के अपोजिट वाला साइड, साइन बीटा के अपोजिट वाला साइड जो कि लेंथ है 3 मीटर, और साइन गामा के अपोजिट वाला डिस्टेंस RAI, तीनों लिख दिया। अब मैंने सबसे पहले इन दो को कंपेयर किया, मुझे साइन अल्फा पता था, साइन बीटा पता था, 3 पता था, तो क्या मैं RBI निकाल सकता हूं सॉल्व करके? यस। फिर मैंने इसको दो को कंपेयर किया, जब इन दो को कंपेयर किया तो मेरा मुझे 3 पता था, साइन 50 साइन 70, बाय कैलकुलेटर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहां से मुझे RAI मिल गया। तो मुझे ये दोनों डिस्टेंस मिल गए। जैसे ही दोनों डिस्टेंस मिले, मैंने V इक्वल टू R ओमेगा लगा दिया पॉइंट ए के लिए और पॉइंट बी के लिए। तो सबसे पहले मैंने लिखा है पॉइंट ए के लिए, जब मैं पॉइंट ए के लगाऊंगा तो वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम ए टू पॉइंट आई, जो कि मैंने निकाला RAI होता है 3.68, तो ठीक है मैंने 3.68 ले लेंगे, इनटू ओमेगा। अब ओमेगा तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे वेलोसिटी ऑफ ए पता है, तो मैंने वेलोसिटी ऑफ ए पता था 3.68, अच्छा सॉरी इट्स माय वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है, तो मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ ए, ये गलत लिखा हुआ है, यदि मैं ओमेगा निकालूंगा तो मैं वेलोसिटी ऑफ ए ऊपर रखूंगा, यानी 5 डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है 3.68, तो यहां से में जो ओमेगा निकलेगा, इसको मत देखना, बाकी तो कैलकुलेशन है, लेकिन अप्रोच सीखनी है, ठीक है। ओमेगा कैसे निकालेंगे, मुझे वेलोसिटी पता है, मैंने बोला हाँ वेलोसिटी तो पता है ना, ए की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 ऊपर रख दिया, 5 यहां में रख देंगे। RA पता है, RA पता है 3.68, तो क्या हम यहां से ओमेगा निकाल सकते हैं, मैंने बोला हाँ, यहां से मैं ओमेगा निकाल लिया, कुछ भी मान लो, फॉर एग्जांपल ओमेगा निकला 2 रेडियन पर सेकंड, कुछ ओमेगा निकल गया। अब मुझे वेलोसिटी ऑफ बी निकालनी थी, तो वेलोसिटी ऑफ बी कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू आर, क्या होगा वेलोसिटी ऑफ बी से उस आई तक का डिस्टेंस इनटू ओमेगा। तो मैंने बोला ओमेगा तो मुझे मिल गया, थ्रू 2 रेडियन पर सेकंड मिल गया, मुझे पता है RBI मुझे पता है, तो क्या मैं वेलोसिटी ऑफ बी निकाल सकता हूं, मैंने बोला हाँ वेलोसिटी ऑफ बी निकाल लेंगे, कुछ समथिंग आएगा, कुछ मीटर पर सेकंड आएगा, तो मुझे वेलोसिटी ऑफ बी मिल गई। तो बस क्या है, हमें बस ये स्टेप्स को फोकस करना है। अब कोई बच्चा ये भी सोच रहा होगा, हो सकता है कि कुछ ये सोच रहा हो कि ओमेगा यार दोनों के लिए सेम क्यों यूज किया, तो जब एक बॉडी रोटेट होती है तो बॉडी में प्रेजेंट हर एक पार्टिकल सेम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट होता है। तो मतलब यह है कि यदि इस रॉड पे प्रेजेंट कोई भी पॉइंट है, सपोज करो यदि मैं पॉइंट यहां पे सी मान लेता हूं, या फिर पॉइंट डी मान लेता हूं यहां पर, तो जो ओमेगा यानी जो एंगुलर वेलोसिटी इस पॉइंट ए की होगी, इस पॉइंट बी की होगी, वही सेम एंगुलर वेलोसिटी सी और डी की होगी, क्योंकि जो बॉडी है वो एक एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, तो उस पे प्रेजेंट हर एक पार्टिकल का जो ओमेगा होगा वो सेम होगा। तभी तो हमने क्या किया, पहले पॉइंट ए पर v इक्वल टू आर ओमेगा लगाया, ताकि मुझे वहां से ओमेगा मिल गया, तो मुझे ओमेगा पता है, मुझे ओमेगा पता होगा, मुझे आर पता है, तो क्या मैं वेलोसिटी बी निकाल सकता हूं? यस। इस वजह से मैंने ये वाला अप्रोच यूज किया, ठीक है ओके। तो केस 1 एकदम प्रॉपर समझ आ गया होगा। अब केस 2 को परफॉर्म करते हैं, केस 2 कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। केस 2 क्या गिवन है कि इन अ क्रैंक रोड, एक क्रैंक रॉड देख के रखी हुई है, द लेंथ ऑफ द क्रैंक, क्रैंक की लेंथ देख के रखी है, और रॉड की लेंथ देख के रखी है, यानी 300, ये 300 गिवन है, 300 mm एंड 1200 mm मुझे लेंथ देख के रखी हुई है, ये 1200 है और ये 300 है, ठीक है। द क्रैंक इज रोटेटिंग एट द 180 RPM, यानी जो ओमेगा है, इसलिए मैंने बोला था कि जो क्रैंक होता है वो रोटेशन मोशन परफॉर्म कर रहा होता है, पिस्टन जो होता है वो ट्रांसलेशन परफॉर्म कर रहा होता है, और जो रॉड होती है ये AB रॉड, ये क्या परफॉर्म कर रही होती है, ये जनरल मोशन परफॉर्म कर रही होती है। तो मुझे क्रैंक का ओमेगा देख के रखा हुआ है बेसिकली, ठीक है। तो ओमेगा देख के रखा हुआ है, सबसे पहले मैंने ओमेगा RPM में गिवन था, उसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट किया, 2π/60 से मल्टीप्लाई किया, तो यहां से मुझे रेडियन पर सेकंड में क्या मिल गया, ओमेगा मिल गया, ठीक है। मुझे क्या निकालना, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पिस्टन, मुझे इस पिस्टन की वेलोसिटी निकालनी है when the crank is an angle 45 डिग्री with the horizontal। तो इन्होंने बोला है कि जब ये 45 डिग्री पे होगा तब मुझे निकालना है, मैंने बोला ठीक है मुझे वेलोसिटी भी निकालना है। क्वेश्चन नया लग रहा है, लेकिन मेरे स्टेप्स अभी भी पुराने हैं, मैं अपने स्टेप से फोकस करूंगा। मेरा पहला स्टेप क्या था, मेरा पहला स्टेप ये था कि मार्क द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट्स जो जनरल मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो मैंने बोला ये रॉड परफॉर्म कर रही है, तो इस रॉड के दो एंड्स हैं, एक एंड ए है और एक एंड बी है। सिंस ये बॉडी इधर की तरफ मूव हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसकी वेलोसिटी, बी की वेलोसिटी इधर की तरफ होगी, और देखो जब ये पिस्टन आगे की तरफ जाएगा तो ये जो रॉड ए बी ये इस तरीके से नीचे की तरफ आएगा, जब नीचे की तरफ आएगा तो पॉइंट ए की वेलोसिटी क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी। तो मैंने पॉइंट ए की वेलोसिटी डायरेक्शन मार्क कर दी, पहला स्टेप क्लियर हुआ, दोनों की डायरेक्शन वेलोसिटी मार्क कर दी। सेकंड स्टेप क्या था, ये मैंने चीजें लिखी है कौन क्या परफॉर्म कर रहा है।
सेकंड स्टेप ये था परपेंडिकुलर ड्रॉ करो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी से। तो ये वेलोसिटी और डायरेक्शन थी, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इस पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहा था ये हमारा पॉइंट आई हो गया। मैंने बोला ओके, सेकंड स्टेप भी क्लियर हो गया। थर्ड स्टेप क्या था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा लगाना था। तो मैंने बोला आर ओमेगा लगाने के लिए मुझे ये आर बी आई और ये आर ए आई डिस्टेंस चाहिए। बोला ठीक है, अब ये लगाने के लिए ये निकालने क्या करते हैं हम, साइन रूल यूज करते हैं। तो मैंने बोला मैं इस वाले ट्रायंगल में, कौन सा वाले ट्रायंगल में, बी ए आई वाले ट्रायंगल के अंदर मैं साइन रूल यूज करूंगा। तो मुझे ये वाला एंगल चाहिए, मुझे ये वाला एंगल चाहिए और मुझे ये वाला एंगल चाहिए, क्योंकि पूरा 90 है। और यदि मुझे सिर्फ इस वाले की बात करूं, ये बी ए ओ, तो यदि मुझे एंगल बी मिल जाता है तो मैं 90 में से एंगल बी माइनस कर दूंगा, 90 में से एंगल बी माइनस कर दूंगा, तो क्या मुझे ये वाला एक एंगल मिल जाएगा। मैंने बोला हाँ। फिर मैंने एक बार इस कंप्लीट ट्रायंगल को देखा, कंप्लीट मतलब बी आई ओ को पूरे को देखा। तो मैंने बोला ये पूरा का पूरा 90 है और ये एंगल 45 है, तो क्या ये वाला एंगल 45 होगा। मैंने बोला हाँ। तो मुझे आई का क्या मिल गया, एंगल मिल गया 45, तो एक एंगल तो मिल गया। तो अब एक और मिल गया तो 180 से माइनस कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, तब मैंने यहां पे यूज किया साइन रूल, यानी मैंने बी ए ओ में यूज किया साइन रूल। जब मैंने यहाँ पे साइन रूल यूज किया तो मैंने बोला साइन रूल क्या बोलता है, साइन रूल ये बोलता है कि आपको 3 एंगल्स पता होने चाहिए। तो मैंने बोला यार मुझे जरूरी नहीं है कि साइन एंगल सिर्फ डिस्टेंस निकालने के लिए काम आता है, यदि आपको डिस्टेंस पता है तो आप एंगल्स भी निकाल सकते हो। इस वाले क्वेश्चन में यही देखेंगे। मुझे ये वाले डिस्टेंस पता है, ये वाला डिस्टेंस पता है, जैसे मैंने वहां पे साइन रूल यूज किया था, 3 साइड्स पता थी। तो मैंने क्या किया, मुझे ये वाली साइड पता है कि ये वाली साइड पता है, तो मैंने ये वाला डिस्टेंस रखा अपॉन में अपोजिट वाला एंगल जो कि साइन 45 होगा इज इक्वल टू है, मैंने 300 लिखा अपॉन में अपोजिट वाला एंगल साइन बीटा। यहां पे मैंने साइन रूल क्यों यूज किया, साइन रूल इसलिए यूज किया क्योंकि मुझे डिस्टेंस पता थे, मुझे सामने वाले एंगल के सामने वाले डिस्टेंस पता था, एंगल के सामने वाला डिस्टेंस पता था। तो इजी वे में क्या निकाल सकता हूं मैं, साइन एंगल बी निकाल सकता हूं। तो साइन ऑफ एंगल साइन बी इज इक्वल टू 0.17, तो यहां से मुझे एंगल ऑफ बी मिल गया 10 डिग्री, 10.18 यानी 10.2 डिग्री के आसपास मुझे मिल गया। तो मुझे एंगल बी मिल गया, मैं 180 में से माइनस कर दूंगा, तो कहीं ना कहीं मुझे क्या मिल जाएगा, इस वाले ट्रायंगल, ये जो ये वाला ट्रायंगल है, कौन सा, बी ए और आई वाला, इसमें ये एंगल 45 से पता लग गया, ये वाला एंगल कितना था, 90 में से माइनस किया तो 79.8, और 180 में से यदि मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे एंगल ए भी मिल जाएगा, ये एंगल ए भी मिल जाएगा। 180 में से 45 और 79.8 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे एंगल ए भी मिल जाएगा। जैसे मुझे एंगल ए मिला, मुझे तीनों एंगल्स पता है, मुझे तीनों एंगल्स पता है और मुझे अब डिस्टेंस निकालना है, तो जो मैंने साइन रूल का यूज किया था, साइन रूल का यूज कर सकते हैं। यस, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, अपोजिट वाला एंगल, अपोजिट वाला डिस्टेंस, सॉरी अपोजिट वाला डिस्टेंस, अपोजिट वाला डिस्टेंस। बस आई होप यहां पे तो अब साइन रूल हम लगा सकते हैं, है ना। 70 आर आई ऊपर अपॉन में ये सामने वाला एंगल 1200 अपोजिट वाला साइन साइन 45 और आरबीआई अपॉन में साइन साइन एंगल ए। जब हम आफ्टर सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद क्योंकि ऑब्वियसली पहले इन दो को कंपेयर करेंगे और फिर इन दो को कंपेयर करेंगे, आफ्टर कंपेयरिंग मुझे कंपेयर करके कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, कैलकुलेट करने के बाद मुझे आरबीआई और आरआई मिल गया, है ना। तो मुझे ये पता लग गया कि ये वाला डिस्टेंस आरबीआई और आरआई डिस्टेंस कितना है। जैसे मुझे मिल गया आर, मैंने लगा दिया वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, मैंने बोला ठीक है, मैंने वी इज इक्वल टू आर ओमेगा लगाया। पहले मैंने पॉइंट, क्योंकि मुझे पॉइंट बी का निकालना था, मैंने पॉइंट पहले पॉइंट ए पे लगाया। जो मैंने पॉइंट ए पे लगाया, पॉइंट बी पे लगाऊंगा तो ये वाली इक्वेशन लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू आर पॉइंट बी से उस आई तक का डिस्टेंस आरबीआई इंटू ओमेगा, इंटू ओमेगा, ओमेगा मतलब वो ए बी का जो ओमेगा होगा, उस रॉड ए बी का जो ओमेगा होगा। वैसे ही मैंने वेलोसिटी वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा लगाया ए के लिए, पॉइंट ए के लिए। लेकिन मैंने बोला मुझे वेलोसिटी ऑफ बी निकालना है, तो मुझे आर पता लेकिन मुझे ओमेगा नहीं पता, तो मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ ए से निकाल लेता हूं। मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ ए भी नहीं पता, मुझे आर ए तो पता है, मुझे ओमेगा भी नहीं पता है और इधर वेलोसिटी ऑफ ए भी नहीं पता है। तो अब यहां पे काम आएगा, एक चीज गिवन थी और वो चीज गिवन थी कि मुझे क्रैंक का ओमेगा गिवन था, यानी मुझे इस वाले जो क्रैंक है इसका ओमेगा पता था। तो यदि मुझे इसका ओमेगा पता है तो क्या मैं इधर v इक्वल टू आर ओमेगा लगा सकता हूं। अब ये तो बहुत ठीक है, यहां पे मैंने वेलोसिटी ऑफ ए ले लूंगा, ओमेगा मतलब ये किस ओमेगा से रोटेट हो रहा है, ये आर क्या होगा, इस फिक्स पॉइंट से दूरी। जैसे ये
पॉइंट आई को हम फिक्स पॉइंट मार करके इन दोनों को मैं v इक्वल टू आर ओमेगा लगाता था, मैं वहीं पर ही सेम यहां पे भी ये पॉइंट ओ मान करके मैं मानता हूं कि मेरा पॉइंट ओ फिक्स है, तो क्या मैं इस पॉइंट ओ के अबाउट भी v इक्वल टू आर ओमेगा लगा सकता हूं? मैंने बोला हाँ, तो मैं v इक्वल टू आर ओमेगा लगा दिया। वेलोसिटी ऑफ a इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम o से a तक का डिस्टेंस इनटू ओमेगा। ओमेगा पता है क्रैंक का, डिस्टेंस पता है ओए 300 था, 18.8 था, वेलोसिटी ऑफ a निकल गई 5.65 मीटर पर सेकंड। जैसे मुझे वेलोसिटी मिली 5.65 मीटर पर सेकंड, मैंने क्या डाला इस वाले इक्वेशन में डाला, वेलोसिटी पता है 5.68 5.65 और आर ए पता था 1.670, यहां से मैंने क्या निकाल दिया ओमेगा ए बी 3.3 रेडियन पर सेकंड। फिर वेलोसिटी ऑफ बी निकालनी थी, डिस्टेंस पता था, आरबीआई पता था 1.39, ओमेगा अभी निकाला 3.368, कैलकुलेट करने के बाद मुझे वेलोसिटी मिल गई 4.7 मीटर पर सेकंड। यानी बेसिकली मुझे ये पता लग गया कि मुझे परफॉर्म कैसे करना है, मुझे अपने वो 4 स्टेप्स दिमाग में रखना है। वो 4 स्टेप करते वक्त कभी कभी हो सकता है कहीं मुझे कोई डिस्टेंस ना गिवन हो, तो हो सकता है मुझे इस वाले ट्रायंगल में भी साइन रूल यूज करना पड़े। ठीक है, तो आई होप जो स्टेप्स थे वो क्लियर होंगे और अब हमने क्वेश्चंस में भी अप्लाई करना सीख लिया। एक क्वेश्चन है, ये होमवर्क क्वेश्चन में दे रहा हूं, पीडीएफ में गिवन होगा, उसको परफॉर्म करना, पूरा सॉल्यूशन गिवन है। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन चीजें गिवन है, सेम क्वेश्चन कोई भी हो, रूल्स अपने यूज करने हैं, स्टेप्स अपने यूज करने हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे है हमारा केस नंबर 3। अभी जो केस नंबर 3 दो पे डिपेंडेंट है, दो पे डिवाइड कर लेते हैं, एक होता है विदाउट स्लीपिंग और एक होता है विद स्लीपिंग। हम जो अभी ये जो वाला क्वेश्चन है ये हम देख रहे हैं विदाउट स्लीपिंग, यानी एक व्हील गिवन है ना, इन्होंने बोला है 0.4 मीटर डायमीटर एक व्हील गिवन है जिसका डायमीटर 0.4 गिवन है और वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है विदाउट स्लीपिंग। तो जब वो बात करते हैं विदाउट स्लीपिंग पे, तब हम कैसे परफॉर्म करते हो, जब वो विद स्लीपिंग आएगा वो वाला केस भी देखेंगे, तब कैसे परफॉर्म करना है वो भी देखेंगे। अब हम बात करते हैं विदाउट स्लीपिंग की। तो जब भी क्वेश्चन आता है विदाउट स्लीपिंग का, मतलब ये है कि विदाउट स्लीपिंग मतलब कि ये जो व्हील है इस फ्लोर पे रोटेट हो रही है, तो जो उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ये विदाउट स्लीपिंग है। इसका मतलब है कि इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की वेलोसिटी कितनी है, 0 है। जब भी लिखा हो विदाउट स्लीपिंग मतलब ये था जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यानी पॉइंट आर है उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। अभी जिसकी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की वेलोसिटी 0 है, तो इन दैट केस नंबर 3 में क्या होता है, पॉइंट आर इज माई इंस्टेंटेनियस मतलब इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। यानी व्हील वाले केस में जो हमारा आई होता है वो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ही होता है। क्यों? क्योंकि पॉइंट आई क्या होता है, वो फिक्स पॉइंट। अब इस पूरे व्हील में कौन सा पॉइंट तो फिक्स था, ये पॉइंट आर, क्योंकि वेलोसिटी 0 मतलब ये कहीं ना कहीं कोई डिस्टेंस नहीं चल रहा, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो ये पॉइंट क्या होता है हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन होता है। विदाउट स्लीपिंग के केस में जो आईसीआर होता है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। मैंने बोला ठीक है, तो मुझे ये तो मिल गया, इसलिए तो मार्क करने की जरूरत है, इसमें तो पॉइंट ऑफ आई मिल गया। मुझे सेंटर की वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकंड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ व्हील, यानी मुझे एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है, यानी ओमेगा फाइंड करना है, और वेलोसिटी फाइंड करनी है पी क्यू आर पॉइंट्स की, पॉइंट पी पॉइंट क्यू पॉइंट आर तो पता लग गया। ठीक है, एक बार रफ करते हैं। तो जो चीज मेन थी वो आई था, तो मुझे आई तो पता लग गया। नाउ अब इसको परफॉर्म कैसे करना है, तो देखो स्टेप्स वही है, कुछ नया नहीं है। पहला स्टेप क्या था, वेलोसिटी डायरेक्शन मार्क करो। तो जिसका मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, मैंने बोला क्वेश्चन में देखेगा ये पॉइंट पी कैलकुलेट करना है, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, इनके डायरेक्शन को मार्क कर दिया इस तरीके से। सेकंड स्टेप क्या था कि मुझे वो डिस्टेंस मार्क करना, आई मार्क करना था, मैंने बोला आई तो मुझे पता लग गया है ना, तो मैंने क्या कहते सिर्फ यहां से लेके इस पॉइंट पी को पॉइंट क्यू से ज्वाइन कर दिया और पॉइंट क्यू को पॉइंट आई से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, सेकंड स्टेप कैलकुलेट हो गया। थर्ड स्टेप क्या था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा लगाओ। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो मैं पॉइंट ए पॉइंट पी पे लगाऊंगा, तो मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ p लिखूंगा। अब मुझे पहली बात तो यहां से लिखा था डिस्टेंस पता होना चाहिए और ओमेगा पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं क्या निकालता हूं, मैं इस व्हील का ओमेगा निकाल लेता हूं। अब व्हील का ओमेगा कैसे निकालूं, तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट सी का इस आई के रिस्पेक्ट में v इज इक्वल टू आर ओमेगा लगाया। क्यों? क्योंकि मुझे वेलोसिटी ऑफ c पता थी और मुझे इस पॉइंट सी से पॉइंट आर तक का डिस्टेंस क्या होगा, जो रेडियस के बराबर है, तो मुझे ये डिस्टेंस भी पता है, तो क्या मैं ओमेगा निकाल सकता हूं? मैंने बोला हाँ। तो मैंने पॉइंट सी पे क्या लगाया, v इक्वल टू आर ओमेगा लगाया विद रिस्पेक्ट टू उस पॉइंट आई, उस फिक्स पॉइंट के अबाउट लगाया। तो मैंने v इक्वल टू आर ओमेगा लगाया, ओमेगा निकालना है वेलोसिटी ऑफ c जो कि देखिए 10 मीटर पर सेकंड और डिस्टेंस यानी रेडियस यानी 0.2, तो यहां से मैंने ओमेगा निकाल दिया 50 रेडियन पर सेकंड। ओमेगा मिल गया तो मतलब मुझे ये पता लग गया पॉइंट ये v 50 रेडियन पर सेकंड यानी पॉइंट ए बी
मतलब पॉइंट पी भी और पॉइंट क्यू भी, ये दोनों के दोनों ओमेगा से रोटेट हो रहे हैं, 50 रेडियन पर सेकंड से रोटेट हो रहे हैं, ठीक है। ओमेगा जैसे मुझे मिल गया, अब मुझे बस क्या निकालना है, मुझे डिस्टेंस निकालना है, पी आई डिस्टेंस निकालना है, पी और आई डिस्टेंस निकालना है, क्यू और आई डिस्टेंस निकालना है, वी इक्वल टू आर में लगाऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। अब ये लगाने के लिए क्या करते हैं, देखो इसमें हम एक और चीज सीखेंगे, जैसे मैंने साइन रूल देखा था, अब हम देखेंगे कोसाइन रूल। जैसे कि मैंने देखा कि यहाँ पे मेरा पॉइंट पी है, यहाँ पे मेरा पॉइंट सी है और मेरा पॉइंट आई है, तो मैंने इस तरीके से इस लाइन को ज्वाइन किया तो मेरा एक ट्रायंगल बना, इस तरीके से एक ट्रायंगल बना। तो मैंने बोला ये ट्रायंगल बना है, मुझे क्या चाहिए, मुझे पी आई चाहिए यार, पी आई चाहिए। तो पी आई चाहिए तो मुझे, मैंने बोला साइन रूल क्यों नहीं यूज कर रहे, देखो यहाँ पे साइन रूल यूज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे मैं एंगल्स नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि साइन रूल लगाने के लिए मुझे वो 3 एंगल्स पता होने चाहिए और एक डिस्टेंस पता होना चाहिए, तभी कंपेयर करके लगा सकते हैं। कोसाइन रूल मैं क्यों प्रेफर कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, 2 साइड्स पता होती है और एक एंगल पता होता है। कैसे पता है मुझे, एंगल कैसे पता था, क्योंकि उन्होंने देखा ये एंगल 45 है और ये पूरा 90 होगा, तो कहीं ना कहीं टोटल एंगल कितना होगा 130, तो मुझे पूरा एंगल पता है 130 और ये डिस्टेंस पता है। कोसाइन रूल कब लगाते हैं, जब मुझे एंगल पता होता है और सामने वाले डिस्टेंस चाहिए होता है, यानी मुझे सामने वाली का नंबर चाहिए, है ना, सामने वाले का डिस्टेंस चाहिए, तो मुझे, और मुझे क्या गिवन है, मुझे साथ वाले फ्रेंड्स का डिस्टेंस पता है, नंबर पता है, तो कोसाइन रूल का यूज करके कर सकते हैं हम, सामने वाले का क्या निकाल सकते हैं, नंबर निकाल सकते हैं, मतलब कि डिस्टेंस निकाल सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो कोसाइन रूल का यूज करना, ये बस समझ आ गया, बिल्कुल ये तो अच्छे समझ आ गया। तो बस वही सेम चीज, कोसाइन रूल कैसे लगाते हैं, देखो जिसका डिस्टेंस निकालना है उसका स्क्वायर लिया, इज इक्वल टू में यहां पे अब लगाना है यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, यहां पे 2ab cos थीटा। वैसे a माइनस बी के फॉर्मूले में cos थीटा नहीं आता, लेकिन मैं आपको लर्न कराने के लिए मैंने आपको बोला कि a माइनस बी का फॉर्मूला लगाना, बस साथ में क्या ऐड कर देना, cos थीटा ऐड कर देना, दैट्स इट, ये कोसाइन रूल होता है। a पता होगा, b पता होगा, माइनस का 2ab cos थीटा, थीटा एंगल पता होगा, सॉल्व करके यहां से क्या निकाल सकते हैं, आर पी आई निकाल सकते हैं। जैसे मुझे डिस्टेंस मिला यार, खत्म, v इज इक्वल टू आर ओमेगा लगाया, वेलोसिटी ऑफ पी तो निकालना है, लेकिन मुझे आरपीआई मिल गया और ओमेगा पता है 50, 0.317, वेलोसिटी निकालती 15.89 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ क्यू भी निकाल देता है, v इक्वल टू आर ओमेगा लगाते हैं, तो जब मैंने v इक्वल टू आर ओमेगा लगाया तो मुझे ओमेगा पता है, लेकिन मुझे उस पॉइंट क्यू से उस पॉइंट आगे डिस्टेंस चाहिए, तो मैंने बोला ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, तो मैंने बोला ये डिस्टेंस क्या लग रहा है, मैंने बोला यार ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बन रहा, क्यों, देखो ये डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस के बराबर, ये डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस, तो क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा करके क्या डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, देखो लगाने को तो आप साइन रूल लगा सकते हो या कोसाइन रूल लगा सकते हो, लेकिन डायरेक्ट डिस्टेंस मिल रहा है, जब इतने आसानी से डिस्टेंस मिल रहा है तो क्यों लगाना है वो रूल्स, ठीक है। तो सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगाया, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने क्या निकाल दिया, वो डिस्टेंस निकाल दिया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का अंडर रूट इनटू ओमेगा से मल्टीप्लाई करके वहां से वेलोसिटी ऑफ क्यू, उस क्यू पॉइंट की वेलोसिटी निकाल दी। तो देखो स्टेप्स वही है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, बस सेकंड स्टेप जो था वो आई था, आई हमें पता लग गया, बस हमने क्या किया, v इक्वल टू आर ओमेगा लगाया, बस यहाँ पे एक चीज चेंज करें कि साइन रूल ना यूज करके कोसाइन रूल यूज किया, क्योंकि कोसाइन रूल ज्यादा अच्छा प्रेफर कर रहा था और आसानी से लग करके हम डिस्टेंस निकाल पा रहे थे, तो बस हमने क्या यूज किया, यहाँ पे कोसाइन रूल यूज किया, बाकी सेम स्टेप सारे सेम थे, ठीक है। विदाउट स्लिपिंग हमने देख लिया, यस विदाउट स्लिपिंग देख लिया, अब यदि बॉडी स्लिप कर रही तब क्या करेंगे, लेट्स सी, वो वाला भी देख लेते हैं। तो सर्कुलर बॉडी मूव विद स्लिपिंग, यानी विद स्लिपिंग मूव कर रही है, विद स्लिपिंग मतलब क्या होता है कि ये बॉडी है, ये बॉडी पे 3 पॉइंट्स है, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, सी इज द सेंटर। पॉइंट ए जो है वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये जो नीचे वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये भी किसी ना किसी वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अब क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स मूव कर रहे हैं, तो जो मेरा आई होगा वो कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो बिल्कुल नहीं है, तो क्या है, तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए, आईसीआर तो जो लाई करेगा वो सर्कल के अंदर ही लाई करेगा, लेकिन सर्कल के अंदर कहां लाई करेगा, तो सर्कल के अंदर मतलब कहां लाई करेगा, सेंटर के ऊपर लाई करेगा, सेंटर के नीचे लाई करेगा, या सेंटर पे लाई करेगा, उसके लिए ये 3 केस बनाए हुए हैं। केस 1 क्या कहता है, यदि मेरी वेलोसिटी ऑफ ए ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी की, क्वेश्चन में जब भी स्लिपिंग होगा आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी की वेलोसिटी गिवन होगी, बिकॉज यदि ये गिवन नहीं होगी तो हम कभी आई निकाल नहीं सकते, तो मुझे वेलोसिटी ए गिवन होगी, वेलोसिटी बी गिवन होगा, मैं मैग्नीट्यूड को कंपेयर करूंगा, मैग्नीट्यूड को कंपेयर करूंगा, यदि मेरी वेलोसिटी ऑफ ए ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी के, तो आईसीआर कहां लाई करेगा, नीचे की तरफ लाई करेगा, यहां लाई करेगा। अच्छा, यदि मेरी वेलोसिटी ऑफ बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए के, तब आईसीआर यानी जो मेरा आई पॉइंट होगा वो सेंटर के ऊपर लाई करेगा, यानी इस तरीके से जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमारा यहां लाई करेगा,
और यदि दोनों की वेलोसिटी बराबर है तो जो हमारा आईसीआर होगा ना, यानी इंस्टेंटेनियस सेंटर रोटेशन, वो सेंटर पे लाई करेगा। तो इतना तो मुझे ये पता लग गया कि जैसे मुझे, क्योंकि मेन क्या था, मुझे वो आई पता लग गया, उसके बाद डिस्टेंस तो हम निकाल लेंगे, आई ये पता लग गया ऊपर लाई कर रहा है कि नीचे लाई कर रहा है, उसके तो v इक्वल टू आर ओमेगा लगाना है। मैंने बोला ठीक है, सॉरी क्या हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है बेसिकली कि एक व्हील है, एक व्हील पर ये वेलोसिटी ऑफ बी गिवन है 3 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ ए गिवन है 1.5 मीटर पर सेकंड, रेडियस आपको गिवन है, आपको बोला वेलोसिटी ऑफ सी निकालना है और वेलोसिटी ऑफ डी निकालना है, यानी वेलोसिटी ऑफ सी और वेलोसिटी ऑफ डी निकालना है, ठीक है। और बोल के ऑब्वियसली दोनों की वेलोसिटी गिवन है, कहीं कहीं विद स्लिपिंग का क्वेश्चन है, विद स्लिपिंग का क्वेश्चन है, तो पहला स्टेप क्या करता है, मुझे आई कैलकुलेट करना है। तो आई मैंने कैसे कैलकुलेट किया, मेरे को पता है यार किसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है, मैंने बोला यार ऊपर वाली वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो यदि ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी कहां लाई करेगा, आई नीचे तरफ लाई करेगा, यानी जो मेरा आईसीआर है वो बिलो द सेंटर लाई कर रहा है, ठीक है, बिलो सेंटर लाई कर रहा है, बिलो सेंटर लाई कर रहा है। तो मैंने मान लिया कि यदि यहां लाई कर रहा है तो किसी भी वेलोसिटी से, सपोज को मैंने वेलोसिटी ऑफ ए से मान ली एक्स डिस्टेंस पे, तो बचा हुआ क्या होगा, रेडियस में से माइनस करके निकाल सकते हैं। अब सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप यहां पे जब भी विद स्लिपिंग आएगा, सबसे पहले आई को मार्क कर दिया। अब इस आई की पोजीशन निकालो, एग्जैक्ट डिस्टेंस निकालो। तो एग्जैक्ट डिस्टेंस निकालने के लिए v इक्वल टू आर ओमेगा यूज करो। तो इस पॉइंट ए का विद रिस्पेक्ट टू आई v इक्वल टू आर ओमेगा लगाया, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, वेलोसिटी ऑफ a इज इक्वल टू ये डिस्टेंस क्या x इनटू ओमेगा। इस b पॉइंट का भी क्या लगाया मैंने, इस फिक्स पॉइंट के अबाउट v इज इक्वल टू आर ओमेगा लगाया, वेलोसिटी ऑफ b इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना था 0.48, उसमें से क्या माइनस कर दिया, x डिस्टेंस माइनस कर दिया, तो ये वाला डिस्टेंस निकल के आ गया इनटू ओमेगा। तो मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, आफ्टर कंपेयरिंग मुझे x मिल जाएगा, यानी 0.16 मीटर है, यानी पूरा डिस्टेंस यदि कितना है 0.24 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है 0.16। अब यदि मैं इस x को इस वाले इक्वेशन में पुट कर दूं या किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूं, फर्स्ट वाले इक्वेशन पुट कर दूं, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ a पता है ना 1.5 मीटर पर सेकंड, x पता है 0.16, तो क्या मैं ओमेगा निकाल सकता हूं, ओमेगा भी निकल गया। तो मैंने क्या किया, इस स्टेप सेकंड स्टेप से क्या होगा, मेरा पोजीशन भी निकल जाएगी आई की, मुझे ओमेगा भी मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे x मिल जाएगा तो मुझे ओमेगा भी मिल जाएगा। बस अब तो जिसका भी पॉइंट निकालना हो, जिस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी हो, v इक्वल टू आर ओमेगा लगा दो, ठीक है। सबसे पहले सेंटर का निकाला, तो वेलोसिटी ऑफ c लिखेंगे इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा, ओमेगा तो पता है 9.37 है, और इस c से, सॉरी इस c का इस तक का डिस्टेंस कितना है, तो रेडियस में से माइनस कर देंगे, तो क्या वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं 0.75 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। मैं बोला हाँ। वेलोसिटी ऑफ d कैसे निकालेंगे, देखो वेलोसिटी ऑफ d कुछ यहां पर है और ये वाला पॉइंट एज्यूम करो यहां पर है, तो ये इस तरीके से कुछ ना कुछ कुछ एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है। v इक्वल टू आर ओमेगा लगाने के लिए मुझे वेलोसिटी ऑफ d निकालनी है, मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ d मेरा वेरिएबल है, ओमेगा मुझे पता है, मुझे बस ये डिस्टेंस पता लग गया di, उसलिए बस जैसे वहां पे यूज किया था कोसाइन रूल, यहां पे यूज करेंगे कोसाइन रूल। ये c पॉइंट था, ये पॉइंट d था, ये पॉइंट i था, मुझे ये वाला डिस्टेंस पता है, ऑब्वियसली ये और ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर है, ये वाला डिस्टेंस तो रेडियस के बराबर है, और ये वाला डिस्टेंस पता है लग गया 0.08 है, सेंटर से आई तक का जो डिस्टेंस है वो 0.08 है, और एक एंगल पता है। तो जब मुझे दो डिस्टेंस बताओ, एक एंगल बताओ, दो डिस्टेंस बताओ एक एंगल बताओ, कोसाइन रूल यूज करते हैं, जिसका डिस्टेंस निकालना है उसका स्क्वायर करो या फिर अंडर रूट ले लो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, इसको a बोला इसको b बोला, तो 2ab cos थीटा, थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल। तो देखो पूरा 90 है, तो ये वाला एंगल 45, तो ये वाला एंगल 45 होगा, और ये 45 है और ये 90 तो 135, ठीक है। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, आरडीआई निकाल सकता हूं। अब मुझे ये डिस्टेंस मिल गया, तो वेलोसिटी v इक्वल टू आर ओमेगा लगा दूंगा, ओमेगा पता था 9.3 था, आर मुझे मिल गया 0.3, वेलोसिटी ऑफ d मिल गया 2.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो देखो कितने इजी है, एक वो चार स्टेप्स को दिमाग में रखा था, वो चारों स्टेप का यूज करके हमने तीनों केसेस को डन कर लिया विद स्पेशल कंडीशन स्लिपिंग वाला भी, ठीक है। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई, बिल्कुल सही बात है, एकदम क्लियर हो गई, क्रिस्टल क्लियर हो गई। नेक्स्ट मूव करते हैं, और जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट। जैसे मैंने डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या बोलती है। देखो शेयर फोर्स ये बोलते हैं जब वो एक बॉडी है ना, एक बॉडी पे जब मैं फोर्स लगाता हूं तो शेयर फोर्स क्या होती है, जब अनअलाइन फोर्सेस पुशिंग पुश
वन पार्ट ऑफ द बॉडी इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड अदर पार्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब सपोज कोई एक बॉडी में फोर्स लग रही है ना, एक बॉडी में फोर्स लग रहा है और एक फोर्स इस तरीके से लग रहा है। तो जब एक बॉडी में फोर्स लगता है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है जो कि बॉडी को रोटेट कर रहा है। तो जो ये फोर्स लग रहे हैं इन दी अपोजिट डायरेक्शन, अलाइनमेंट सेम नहीं है। अनअलाइन मतलब कि हो सकता है अलग अलग हो, जरूरी नहीं है कि यार एक यहां से लग रहा है एक एग्जैक्ट यहीं से लगेगा, अलाइनमेंट सेम हो, अलाइनमेंट अलग हो सकता है। तो जब अनअलाइन फोर्सेस बॉडी को अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही हो तो वो जो फोर्सेस लग रही है उसको क्या बोलते हैं, शियर फोर्सेस। जो फोर्सेस बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है और बॉडी को रोटेट कर रही है। बॉडी जब रोटेट हो रही है, जो मूवमेंट क्रिएट हो रहा है उस मूवमेंट को क्या मैं बोलता हूं, बेंडिंग मूवमेंट कहता हूं। जो फोर्सेस एक्ट हो रही है उसको शेयर फोर्स कहता हूं, और जिसकी वजह से बॉडी में मूवमेंट आ रहा है उसको मैं बोलता हूं बेंडिंग मूवमेंट, है ना। डेफिनेशन देख लेते हैं। द बेंडिंग मूवमेंट इज रिएक्शन इंड्यूस इन अ स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, जो मूवमेंट इंड्यूस हो रहा है व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। जो ये एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है। ठीक है, तो डेफिनेशन सीख ली। अब क्वेश्चन में क्या आता है, क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन किस तरीके से, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्या होता है, इस तरीके से एक क्वेश्चन गिवन होता है और मुझे बोलता है शेयर डायग्राम, शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करो। सारा जो बताओ ना, सारा जो गेम है ना इसके अंदर वो साइन कन्वर्जन का है। साइन कैसे यूज करना बस वो आना चाहिए। कैसे, पहले हम स्टेप्स देख लेते हैं कि हमें करना क्या। देखो सबसे पहले जब हम ये फोर्स निकाल रहे हैं, शेयर फोर्स निकाल रहे हैं, तो शेयर फोर्स निकालते वक्त साइन कन्वर्जन पहले देख लेते हैं, और फिर जब मैं परफॉर्म करूंगा तो जब मैं ये साइंस का यूज करूंगा तो पता लगेगा अच्छा मैं कैसे वे में बोल पा रहा था, या मैं जो साइन कन्वर्जन बोल रहा हूँ कैसे यूज कर रहा हूँ अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर, वो देखते हैं। शेयर फोर्स क्या, शेयर फोर्स जब कैलकुलेट करते हैं, शेयर फोर्स जब हम कैलकुलेट करते हैं हमेशा हम लेफ्ट टू राइट कैलकुलेट करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, हमेशा भले वो शेयर फोर्स हो भले वो बेंडिंग मूवमेंट हो, हमेशा लेफ्ट टू राइट कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप्स मार्क कर लेना। पहला स्टेप क्या बोलता है कि जो भी आपको क्वेश्चन देके रखा हुआ है उस क्वेश्चन के अंदर ऑब्वियसली सपोर्ट्स गिवन होंगे। सबसे पहला स्टेप बोलता है कैलकुलेट नॉर्मल रिएक्शंस, मतलब वही जो रिएक्शंस है सारी रिएक्शंस को कैलकुलेट करो। ये हमने यूनिट 1 में भी देखा था। जो यूनिट 1 में सबसे पहले, जो यूनिट 1 में जैसे हम कैलकुलेट करके आए, सबसे पहले स्टेप में वही कैलकुलेट करना है। आपको सपोर्ट गिवन होगा, सपोर्ट रिएक्शंस गिवन होगी, सपोर्ट रिएक्शन पॉइंट ए पॉइंट बी पे सपोर्ट रिएक्शंस मार्क करेंगे। सबसे पहले एफबीडी बनाएंगे, एफबीडी बना करके सारे फोर्सेस को मार्क करेंगे, और सारे फोर्सेस को मार्क करने के बाद नॉर्मल रिएक्शंस कैलकुलेट करेंगे जो हमने यूनिट 1 में किया था। और नॉर्मल कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा करके। नेट मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो, नेट फोर्स इज इक्वल टू में जीरो। मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन जो फोर्स होती है वर्टिकली होती है, तो हॉरिजॉन्टल हम लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन लेने से भी क्या हो जाएगा, हमारे नॉर्मलेशन कैलकुलेट हो जाएंगे। तो पहला स्टेप क्या था, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। सेकंड, नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करो बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, जैसे हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन के थ्रू नॉर्मलेशन कैलकुलेट कर ली, अब मुझे बनाना है शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, साइन कन्वर्जन यूज करेंगे। हम लेफ्ट टू राइट जब शेयर फोर्स कैलकुलेट कर रहे होंगे तो जो फोर्स ऊपर की तरफ होगी उसको मैं पॉजिटिव लूंगा, जो फोर्स नीचे की तरफ उसको नेगेटिव लूंगा। ओब्वियसली अभी तक मैंने जो यूनिट में जो भी पढ़ा था कि जो फोर्स ऊपर की तरफ होती है उसको पॉजिटिव लेते हैं, जो फोर्स नेगेटिव नीचे की तरफ होती है उसको नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, शेयर फोर्स में भी जो साइन कन्वर्जन है वो सेम है। ठीक है, लेकिन जब हम कैलकुलेट करेंगे बेंडिंग मूवमेंट, लेफ्ट टू राइट जब मैं मूव कर रहा हूँ तो मैं बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट कर रहा हूँ, और जब मैं बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मुझे पता है मूवमेंट, उसी मूवमेंट वही वाला मूवमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाला। किसी पॉइंट के अबाउट मैं सारे फोर्स से मूवमेंट कैलकुलेट करूंगा, फोर्स इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कोई मूवमेंट दूसरा वाला नहीं है, वही वो वाला मूवमेंट है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला, एफ इंटू आर वाला, एफ इंटू आर वाला, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसके लिखने के बाद फिर हम लिखते थे साइन कन्वर्जन, है ना। यदि फोर्स बॉडी को क्लॉकवाइज रोटेट करिए तो क्या साइन होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करिए तो क्या साइन होगा। अब यहां पर ध्यान देख लेना, जब मैं बॉडी को जब मैं बेंडिंग मूवमेंट लेफ्ट टू राइट कैलकुलेट कर रहा हूं, लेफ्ट टू राइट कैलकुलेट कर रहा हूं और फोर्स बॉडी को क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, फोर्स बॉडी को क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, तो मैं मोमेंटम लूंगा पॉजिटिव। और यदि फोर्स बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो मैं मोमेंटम लूंगा नेगेटिव। यानी जो मैंने साइन कन्वर्जन, ये जो साइन मैंने लेट किए थे यूनिट 1 में, यूनिट 2 में
मतलब बेसिकली यूनिट 2 में वो उसके अपोजिट यहां पे यूज करने हैं। बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाएगा तो पॉजिटिव लेना है और बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो नेगेटिव लेना है। ठीक है, पहली बात तो ये समझना है। उसके बाद ड्रॉ कैसे करना है वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले इतने को, जितना मैंने स्टेप्स बोले, पहले इतने को हम परफॉर्म करके देखते हैं, अप्लाई करके देखते हैं। तो पहला स्टेप क्या था कि कैलकुलेट द नॉर्मल रिएक्शंस। सबसे पहले मैंने बनाया एक फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये मेरा क्वेश्चन गिवन था। क्वेश्चन इस तरीके से गिवन है जिसमें यहाँ पे दो सपोर्ट गिवन है, यहाँ पे फोर्सेस गिवन है, ये 5 किलो न्यूटन की फोर्सेस गिवन है, 5 किलो न्यूटन की फोर्सेस गिवन है, और एक यूनिफॉर्म लोड गिवन है जिसको मैं रेक्टेंगुलर लोड भी कहता हूं। सबसे पहला क्या स्टेप था, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब जितनी फोर्सेस है सबको मार्क कर दो। ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट की दो नॉर्मल रिएक्शंस होगी, एक अपवर्ड और एक हॉरिजॉन्टल। सिंस यहाँ पे सारी फोर्सेस हम क्योंकि यहाँ पे सारी फोर्सेस वर्टिकल है तो हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को नहीं मार्क करते, यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल नॉर्मल रिएक्शन को मार्क करेंगे आर ए जो कि अपवर्ड है। इस पॉइंट बी पे भी एक सपोर्ट प्रेजेंट है जिसका नॉर्मल रिएक्शन होगा, जिसका नॉर्मल होगा आर बी। इन दो फोर्सेस को मार्क कर दिया। अब ये लोड है, इस लोड का भी एक फोर्स होता है जिसको मैं बोलता हूं पॉइंट फोर्स। और पॉइंट फोर्स रेक्टेंगुलर लोड का कैसे निकालते हैं, जो कि एकदम सेंटर पे लाई करते हैं, है ना। यहां से L/2 डिस्टेंस में, यहां से L/2 डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है 4, तो ये 2 और ये 2 इधर सेंटर पे लाई करेगा पहली बात तो। और कितना मैग्नीट्यूड होता है तो मैंने याद करवाया था इजी वे में, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 4 मीटर, यानी 4 इंटू हाइट मतलब ब्रेथ, मतलब कि ये जो मैग्नीट्यूड होगा, ये जो स्ट्रेंथ होगी, इस स्ट्रेंथ को मैंने बोला था ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 1, तो यहां से कितना आ जाएगा 4, तो ये बेसिकली 4 किलो न्यूटन इज माई पॉइंट फोर्स जो कि इसके सेंटर पे लाई करना है। तो पहला स्टेप क्या होगा, कितने भी तरह के लोड गिवन हो, कितने तरह के नॉर्मलेशंस गिवन हो, नॉर्मलेशंस को मार्क करो, फोर्स को मार्क करो, पॉइंट फोर्स को मार्क करो। जैसे ही मार्क कर लिया मेरा पहला स्टेप डन हो गया। सेकंड स्टेप क्या था, कैलकुलेट द नॉर्मल रिएक्शन यूजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, सेकंड स्टेप परफॉर्म किया मैंने, नेट मोमेंटम लगाया एट पॉइंट ए पर। पॉइंट ए पर जो मैं नेट मोमेंटम लगाऊंगा तो नेट मोमेंटम क्या कहता है, देखो यहां पे जो मैं मोमेंटम लगा रहा हूं ये वो यूनिट 2 वाला ही है कि जो बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाएगा उसको देखो कंफ्यूज नहीं होना है। ये यूनिट 2 वाला मोमेंटम है कि जब कोई बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो हम पॉजिटिव लेते थे और क्लॉकवाइज घुमाएगा तो नेगेटिव लेते थे। जब मैं कैलकुलेट करता हूं बेंडिंग मूवमेंट तो स्पेशल साइन का मुझे यूज करना पड़ता है, क्योंकि बेंडिंग मूवमेंट को सॉल्व करने के बहुत बहुत तरीके हैं। हम जिस तरीके को यूज करें उसमें मुझे ये साइन कन्वर्जन परफॉर्म करना पड़ रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है यार इसमें कौन साइन ले, इसमें कौन सा साइन ले। जब मैं यहां पर इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा रहा हूं, नेट मोमेंटम लगा रहा हूं, तो यहां पे साइन कन्वर्जन यूनिट 2 वाला ही यूज करना है कि इस पॉइंट के अबाउट मोमेंटम लगा रहे हैं तो इस वाले पॉइंट मोमेंटम 0 होगा, फिर इस वाले फोर्स का मोमेंटम लेंगे तो 5 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि 3 मीटर था। और ये बॉडी को कैसे रोटेट कर रही है, तो ये जब फोर्स नीचे की तरफ लगेगा तो ये बॉडी को क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, बॉडी को क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो मोमेंटम नेगेटिव लिया। फिर इस वाले फोर्स को लिखा तो फोर्स इंटू डिस्टेंस कितना होगा 5, और बॉडी को कैसे रोटेट करिए क्लॉकवाइज तो मोमेंटम नेगेटिव। ऐसे 7 वाले इस ऐसे मैंने इसका लिया 7 मतलब 5 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 3 और 4 7, तो 7 इज माई डिस्टेंस। और मोमेंटम क्या लेंगे नेगेटिव की पॉजिटिव, तो मैंने बोला नेगेटिव क्यों, क्योंकि ये 5 किलो न्यूटन फोर्स बॉडी को क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है और यदि क्लॉकवाइज रोटेट करती है तो नेगेटिव लेते हैं अकॉर्डिंग टू यूनिट 2। मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, यहां से मैं क्या निकाल दूंगा, फोर्स आर बी निकाल दी, फिर मैंने नेट वर्टिकल फोर्सेस का सम किया और वहां से मैंने फोर्स आर ए निकाल दिया। आई होप नॉर्मल रिएक्शंस तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे ही मेरा पहला स्टेप और सेकंड स्टेप क्लियर होता है, मैंने नॉर्मल रिएक्शंस कैलकुलेट कर ली। अब हम निकालते हैं शेयर फोर्सेस। कैसे निकालते हैं देखो, ये डायग्राम बनता है लेकिन डायग्राम अभी देखना नहीं है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, शेयर फोर्स लिखना है और एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी है, इसको मैं बेस लाइन भी कहता हूं। और इस बेस लाइन पर सारे के सारे पॉइंट्स मार्क कर देना, मतलब कि जिन जिन पॉइंट्स पे फोर्स एक्ट हो रहा है, इस पॉइंट ए पे फोर्स एक्ट हो रहा है, इस पॉइंट सी पे पॉइंट एक्ट हो रहा है, इस पॉइंट डी पे फोर्स एक्ट हो रहा है और इस पॉइंट बी पे। तो सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी है और सारे के सारे पॉइंट्स मार्क कर लेना है। एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी है, सारे के सारे पॉइंट्स मार्क कर लेना है। अब क्या करना है, हर पॉइंट पर, पॉइंट ए पर भी, पॉइंट सी पर भी, पॉइंट डी पे भी और पॉइंट बी पे भी नेट फोर्स, नेट वर्टिकल फोर्सेस का सम करना है। दैट्स इट। अब कैसे करना है ये देखते हैं।
सबसे पहले हम शेयर फोर्स निकाल रहे हैं एट पॉइंट ए। जैसे कि मैंने बोला था, अभी बार इसको रफ कर देता हूं। जैसे कि मैंने बोला था मैं मूव करूंगा लेफ्ट टू राइट। अब लेफ्ट टू राइट मूव करने का मतलब क्या था, मेरे कहने का मतलब क्या था वो देखते हैं। सबसे पहले मैं लेफ्ट से राइट मूव करते हुए नेट फोर्सेस का सम करूंगा। सबसे पहले मेरा लेफ्ट में आया पॉइंट ए। जब मेरा पॉइंट ए आया तो मैं नेट फोर्स किया, तो मैंने बोला लेफ्ट में कितनी फोर्स है, मैं बोला लेफ्ट में तो ए की, लेफ्ट में कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ ए की फोर्स से आ रही। ठीक है, तो मैंने उस फोर्स को लिख लिया 7 किलो न्यूटन। और जब मैंने फोर्स को लिखा तो जो फोर्स ऊपर की तरफ उसको पॉजिटिव लेना, जो फोर्स नीचे की नेगेटिव, तो ऊपर वाली फोर्स पॉजिटिव थी इसलिए उसको पॉजिटिव लिया था। ठीक है, फिर मैं आया पॉइंट, पहले हमें ये सारी फोर्सेस कैलकुलेट करनी है, फिर ड्रॉ करेंगे। तो मैंने पॉइंट ए पे कैलकुलेट कर लिया, अब मैंने पॉइंट सी पे शेयर फोर्स कैलकुलेट करी। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब मैं पॉइंट सी पे आया, जब मैं पॉइंट सी पे आ रहा हूं तो मेरे को ये देखना है पॉइंट सी के लेफ्ट में कितने फोर्सेस प्रेजेंट हैं, लेफ्ट में कितनी फोर्सेस प्रेजेंट है, सबका सम कर दो। तो मैंने बोला लेफ्ट में इंक्लूडिंग सी, इंक्लूडिंग मतलब सी के ऊपर जो फोर्स लग रही है उसको भी इंक्लूड करते हुए लेफ्ट साइड कितनी फोर्सेस है। तो मैंने बोला सिर्फ ए की फोर्स है आर ए और ए के 5, इन दोनों का सम करना है। लेकिन सम करते वक्त जो फोर्स ऊपर की तरफ उसको पॉजिटिव लेना है, जो फोर्स नीचे की उसको नेगेटिव लेना है। तो मेरी 7 ऊपर की तरफ थी, 5 नीचे की तरफ था, इन दोनों को लिखा 2 किलो न्यूटन, पॉइंट सी पे फोर्स आ गई। ठीक है, अब पॉइंट डी पे निकालते हैं। जब मैंने पॉइंट डी पे गया, तो जब मैं पॉइंट डी पे गया, अब शेयर फोर्स क्या बोलती है, शेयर फोर्स सेम फॉर्मूला कि डी से लेफ्ट में जितने भी फोर्सेस हैं सबका सम करो, और सम करते वक्त जो फोर्स पॉजिटिव हो, जो फोर्स ऊपर की तरफ उसको पॉजिटिव हो, जो नीचे की तरफ उसको नेगेटिव लेना है। तो ये 5, 4 और 5 ये तीनों तो नीचे की तरफ है, तो ये तीनों नेगेटिव आएगी। तो 7 ऊपर की तरफ है पॉजिटिव, बाकी तीनों नेगेटिव आएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 7 किलो न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट बी पे निकालते हैं। जब पॉइंट बी पे देखा तो पॉइंट बी के लेफ्ट में जितने भी फोर्सेस हैं सबका सम किया, तो 7 ऊपर की तरफ था, बाकी 5, 4 और 5 नीचे की तरफ था, और ये 7 ऊपर की तरफ था। तो जब मैं सम करूंगा इन सबका तो वो जीरो आएगा। कैसे, 7 + 7 14, और इन सब करेंगे 14, तो 14 - 14 जीरो। तो पॉइंट बी पे तो शेयर फोर्स आ रहा है वो जीरो आ रहा है। सबसे पहले ये फोर्स मार्क करने के बाद, सबसे पहले फोर्स कैलकुलेट कर ली, अब इन फोर्स को मार्क करना है। तो देखो ये हमारी थी रेफरेंस लाइन, मैंने इन सब पॉइंट्स को मार्क कर लिया। अब जो फोर्स पॉजिटिव होगी उसको ऊपर मार्क करेंगे, जो फोर्स नेगेटिव उसको नीचे मार्क करेंगे। तो मैं बोला पॉइंट ए पर कितनी फोर्स है, 7 किलो न्यूटन। तो मैंने बोला इस पॉइंट ए के ऊपर मार्क कर दो 7 किलो न्यूटन। फिर मैंने बोला पॉइंट सी पे कितनी फोर्स है, 2 किलो न्यूटन। तो मैंने बोला 7 ऊपर है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 1 किलो न्यूटन होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। तो इस सी पॉइंट के ऊपर मैंने ये 2 किलो न्यूटन मार्क कर दिया। सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी है, फोर्सेस को मार्क करना जो कैलकुलेट किया है। मैंने बोला डी पॉइंट पे कितना माइनस का है, तो पॉजिटिव तो ऊपर की तरफ, नेगेटिव तो नीचे की तरफ, तो माइनस का 7 तो यहां पर लाई करेगा, है ना, नीचे की तरफ लाई करेगा माइनस का 7। फिर जीरो है तो पॉइंट बी पे कितना, जीरो फोर्स, तो मैंने इस पॉइंट को यहां मार्क कर दिया। जैसे मैंने पॉइंट्स को मार्क किया, अब जो कि मैंने चीज बोली थी आपको कि मैं बाद में बताऊंगा, वो है इन पॉइंट्स को जोड़ना कैसे। तो देखो इनको ज्वाइन कैसे करना है। तो देखो यदि मैं पॉइंट 4 से पॉइंट 4 ज्वाइन कर रहा हूं, मैं मतलब क्या है मैं बताता हूं। पहले जो मैं लिख रहा हूं देखो, पॉइंट 4 से पॉइंट 4 ज्वाइन करते वक्त कोई भी बीच में कोई भी फोर्स प्रेजेंट नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जब मैं इस पॉइंट ए को पॉइंट सी से ज्वाइन कर रहा हूं, जब मैं इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट यानी पॉइंट ए जो प्रेजेंट फोर्स है, पॉइंट ए को पॉइंट सी वाले फोर्स से ज्वाइन कर रहा हूं, यदि कोई भी फोर्स बीच में प्रेजेंट नहीं है, कोई फोर्स प्रेजेंट थी, मैंने बोला नहीं है, यदि कोई भी फोर्स प्रेजेंट नहीं होती तो एक कांस्टेंट लाइन ड्रॉ करते हैं। तो क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लाइन ड्रॉ करते हैं, और कांस्टेंट लाइन ड्रॉ करते हुए इनको क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो पहले पॉइंट ए से मैं ऊपर गया, उसके बाद मैंने पॉइंट्स मतलब इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट ज्वाइन करना था। लेकिन ज्वाइन करने के दो तरीके हैं, या कांस्टेंट लाइन से ड्रॉ करो ज्वाइन करो, या स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करो। अब कांस्टेंट लाइन कब यूज करनी है, जब दो फोर्स को जब ज्वाइन करो तो बीच में कोई भी फोर्स प्रेजेंट नहीं है, तो इस तरीके से कांस्टेंट लाइन से ज्वाइन कर दो। ठीक है, अब इसके बाद जब मैं पॉइंट सी को पॉइंट डी से ज्वाइन कर रहा हूं, तो यदि दो केस हो सकते हैं, या कोई फोर्स नहीं होगी या फिर यूनिफॉर्म लोड प्रेजेंट होगा। तो जब मैं
दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर रहा हूं और बीच में यदि कोई यूनिफॉर्म लोड प्रेजेंट है, यूनिफॉर्म लोड प्रेजेंट है, इन दैट केस हम इन दो पॉइंट्स को कैसे ज्वाइन करेंगे? बाय द स्ट्रेट लाइन। ये जो लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे। तो दो तरह की लाइन ड्रॉ करते हैं, एक कांस्टेंट लाइन, कांस्टेंट वाली लाइन, और एक होता है स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन कब ज्वाइन करते हैं? जब दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते वक्त यदि बीच में, क्वेश्चन के अंदर देखें कि बीच में यदि कोई यूनिफॉर्म लोड प्रेजेंट है, यदि कोई यूनिफॉर्म लोड प्रेजेंट है तो स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन करेंगे दो पॉइंट्स को, और यदि कोई भी फोर्स प्रेजेंट नहीं है तो एक कांस्टेंट लाइन की तरह से ज्वाइन कर देंगे, इस तरह ज्वाइन कर देंगे। अब मैंने पॉइंट डी को पॉइंट बी से ज्वाइन किया, पॉइंट जब डी को बी से ज्वाइन करूंगा तो क्या कोई फोर्स प्रेजेंट है? नहीं, फोर्स प्रेजेंट है, तो कांस्टेंट लाइन ड्रॉ किया। तो इस तरीके से यहां पे कांस्टेंट लाइन ड्रॉ करी और फिर देखा इस वाले इस पॉइंट तक कांस्टेंट लाइन ड्रॉ करो, तो ये से कांस्टेंट लाइन ड्रॉ करी, इस तरीके से कांस्टेंट लाइन ड्रॉ, इस तरीके से कांस्टेंट लाइन ड्रॉ कर दी। तो शेयर फोर्स में सबसे पहला जो मेरा था वो एक रेफरेंस लाइन, एक बेस लाइन को ड्रॉ करना था, सारे पॉइंट्स को मार्क करना था, फोर्सेस को कैलकुलेट करके सारे फोर्सेस को मार्क कर दिया। अब जो ज्वाइन करना है, ज्वाइन करने के लिए दो लाइन ही यूज करनी है, ये कांस्टेंट लाइन या स्ट्रेट लाइन। कांस्टेंट लाइन मतलब जब कोई भी फोर्स प्रेजेंट नहीं उन दो पॉइंट्स के बीच में तो कांस्टेंट लाइन, और यदि कोई फोर्स प्रेजेंट है तो मतलब कोई लोड प्रेजेंट है, कोई लोड प्रेजेंट है तो कौन सा यूज करना है? स्ट्रेट लाइन यूज करना है। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो ये इस तरीके से शियर फोर्स ड्रॉ कर देंगे। अब ड्रॉ करते हैं बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले जैसे शियर फोर्स को कैलकुलेट किया था वैसे बेंडिंग मोमेंट को यानी मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे उसमें क्या था, एक सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे, और जैसे मैंने एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करी, जैसे मैंने क्या किया, जैसे मैंने एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करी, सबसे पहले उन पॉइंट्स को मार्क कर लेना, जैसे शेयर फोर्स से मार्क किया था, पॉइंट ए को मार्क कर लिया, पॉइंट बी को मार्क कर लिया, पॉइंट सी को मार्क कर लिया, पॉइंट डी को मार्क कर लिया। जैसे ही मैंने पॉइंट से मार्क कर लिया, पहले स्टेप मार्क कर लिया, दूसरा स्टेप हर पॉइंट पर मूवमेंट कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले मैंने पॉइंट ए पे कैलकुलेट किया, लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए कैलकुलेट करना है। अच्छा, यहाँ पे हमारा सी है, यहाँ पे हमारा डी और यहाँ पे हमारा बी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पॉइंट्स, ठीक है। तो अब जब मैं इस वाले पॉइंट के बाद निकालूंगा, पॉइंट ए के बाद मोमेंटम निकालूंगा तो कितना आएगा? तो जीरो आएगा, क्योंकि इससे पहले कोई फोर्स प्रेजेंट नहीं है जिसके वजह से मैं मोमेंटम कैलकुलेट करूं, और जिस पॉइंट के बाद निकालता हूं मोमेंटम, उसी पॉइंट से कोई फोर्स पास हो तो मोमेंटम कितना होता है? जीरो, तो इसका जीरो ले लिया। तो पॉइंट ए के बाद मोमेंटम कितना है? जीरो। पॉइंट सी के बाद मोमेंटम निकालते हैं, तो जब मैं सी पॉइंट के बाद मोमेंटम निकाल रहा हूं तो इस वाले फोर्स मोमेंटम कितना होगा? जीरो। और जैसे मैं फोर्स में देख रहा था लेफ्ट साइड, वैसे इसमें भी मैं देखूंगा सी पॉइंट से लेफ्ट साइड में कितनी फोर्स है उसका मोमेंटम लेना है, राइट साइड वाले का नहीं लेना है, लेफ्ट साइड वाले का फोर्स लेना है। तो लेफ्ट साइड कौन सी फोर्स प्रेजेंट है? मैंने बोला ए की फोर्स गिवन है आर ए, तो इसके मोमेंटम कितना आएगा? तो आर ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, मैंने आर ए लिख लिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया। अब साइन क्या यूज करना है? मेन सारा गेम साइन का है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने बोला ये बॉडी यहाँ पे फिक्स्ड, ये इस पॉइंट के बाद निकाल रहे हैं, तो ये पॉइंट के बाद निकाल रहे हैं, ये पॉइंट फिक्स्ड मान के चलो। अब ये फोर्स है ऊपर की तरफ लग रही है, एक बार इरेज कर देता हूं ताकि आपको प्रॉपर दिख जाए, ठीक है। तो ये क्या है, अभी क्या है, ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, ये क्या लग रही है? फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, और मैं इस पॉइंट के बाद निकाल रहा हूं। तो यदि ये पॉइंट फिक्स है और ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, ये फोर्स क्या करेगी? इसको ऊपर की तरफ धक्का देगी, यानी ये बॉडी को क्या करेगी? क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। और यदि फोर्स बॉडी को क्लॉकवाइज रोटेट करती है तो क्या लेना है हमें? मोमेंटम पॉजिटिव लेना है, तो मोमेंटम पॉजिटिव ले लिया, पॉजिटिव मोमेंटम लिया और कैलकुलेट कर लिया एट पॉइंट सी मोमेंटम 21 किलो न्यूटन मीटर आ गया। पॉइंट डी पे कैलकुलेट करते हैं, तो पॉइंट डी पे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? पॉइंट डी से पहले जितनी भी फोर्सेस है सबकी वजह से मोमेंटम लिखो, इस आर की वजह से मोमेंटम लिखेंगे, इस 5 किलो न्यूटन की वजह से मोमेंटम लिखेंगे, 4 की वजह से लिखेंगे, और इसके 5 की वजह से जीरो आएगा, ठीक है। मोमेंटम लिख सकते हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन गेम किसका है? साइन का। अब साइन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो मैंने बोला ये इस डी पॉइंट के अबाउट मोमेंटम निकाल रहे हैं, ये फोर्स इस बॉडी को क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, यानी इसका मोमेंटम कितना आर का पॉजिटिव लेंगे। और यदि मैं बात करता हूं इस 5 का और 4 का, तो ये पॉइंट फिक्स है, ये दोनों फोर्सेस क्या करेगी? इसको ऐसे धक्का देगी, तो ये बॉडी इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी। यदि बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी, इसका मतलब ये है कि जो मोमेंटम होगा वो नेगेटिव लेंगे हम। तो देखो पहला वाला मोमेंटम पॉजिटिव लिया और बाकी दोनों का मोमेंटम क्या लिया हमने? नेगेटिव लिया। आफ्टर सॉल्विंग डी पॉइंट पे मोमेंटम निकाल लिया। अब पॉइंट बी पे निकालते हैं,
तो सेम जैसे हमने ऐसे किया था, पॉइंट बी के लेफ्ट साइड जितने भी फोर्सेस है सभी की वजह से मोमेंटम कैलकुलेट करो इस पॉइंट के अबाउट। तो आर का कैलकुलेट करेंगे 5 का, 4 का, 5 का कैलकुलेट करेंगे। मोमेंटम तो लिख सकते हैं फोर्स इन पर डिस्टेंस, सेम मेन क्या साइन। तो इस आर का क्या होगा, आर पॉजिटिव रोटेट कर रहा था तो उसका मोमेंटम लेंगे पॉजिटिव, और बाकी जितनी भी तीनों फोर्सेस है वो बॉडी को क्या कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। और बेंडिंग मूवमेंट में यदि बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे तो उसको मोमेंटम लेता है नेगेटिव, तो तीनों को नेगेटिव लिया। आफ्टर सॉल्विंग नेट मोमेंटम 0 आ गया। ठीक है, जैसे हमने मोमेंटम कैलकुलेट किया हमने क्या किया, मोमेंटम को मार्क कर दिया। ये रेफरेंस लाइन थी, ये चारों पॉइंट्स मार्क कर दिए, पहली बात। दूसरी बात कि यदि मोमेंटम पॉजिटिव होगा तो ऊपर की तरफ मार्क करेंगे, नेगेटिव होगा तो नीचे मार्क करेंगे। मैंने बोला सारे के सारे तो पॉजिटिव है। सबसे पहले पॉइंट ए पे मोमेंटम कितना, 0, तो मैंने पॉइंट ए पे मोमेंटम ले लिया 0। फिर पॉइंट सी पे कितना है, 21 किलो न्यूटन, तो ये पॉइंट सी है, इसके ऊपर मैंने मार्क कर दिया 21 किलो न्यूटन। फिर मैंने मार्क किया पॉइंट डी पे, पॉइंट डी पे कितना 21, अच्छा 21 ही है, 21 मार्क कर दिया। और पॉइंट बी पे कितना है, 0, 0 मार्क कर दिया। जैसे वहां पे फोर्स कैलकुलेट किया, फोर्स को मार्क किया, मोमेंटम कैलकुलेट किया, मोमेंटम को मार्क किया। अब ज्वाइन कैसे करना ये देखो। बेंडिंग मूवमेंट में जब हम ज्वाइन करते हैं ना दो पॉइंट्स को, तो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो दो तरह की लाइन, दो तरह का ड्रॉ करते हैं। यदि मैं पॉइंट फोर से पॉइंट फोर्स ड्रॉ कर रहा हूं, मतलब यदि मैं फोर्स पॉइंट फोर से पॉइंट फोर्स ड्रॉ कर रहा हूं और कोई भी फोर्स बीच में प्रेजेंट नहीं है तो स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करूंगा। उधर अलग था, इधर अलग था, सारा गेम ये लाइन ड्रॉ करने का ही है। जब मैं फोर्स से फोर्स ज्वाइन कर रहा हूं और बीच में कोई लाइन नहीं है, कोई भी फोर्स नहीं तो स्ट्रेट लाइन। और यदि मैं फोर्स से फोर्स ज्वाइन कर रहा हूं और बीच में कोई यूनिफॉर्म लोड प्रेजेंट है तो कर्व लगा के ड्रॉ करना है, मतलब कर्व बना के ड्रॉ करना है। ठीक है, ऐसे ही किया। जब मैं पॉइंट ए से पॉइंट सी ज्वाइन कर रहा था तो मैंने बोला यहाँ पे कोई भी फोर्स बीच में प्रेजेंट नहीं है तो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया, तो इस वाले 0 मोमेंटम को 21 वाले मोमेंटम से कांस्टेंट लाइन से ज्वाइन किया। अब मुझे सी पॉइंट से डी पॉइंट ज्वाइन कर रहा है, तो मैंने बोला सी पॉइंट से डी पॉइंट जब मैं ज्वाइन करूंगा तो मैंने बोला कि क्या प्रेजेंट है, मैंने बोला यहाँ पे तो यूनिफॉर्म लोड प्रेजेंट है, तो क्या मुझे कर्व बनाना चाहिए। तो देखो जब आप इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से ज्वाइन कर रहे हो तो हम ये चेक करते हैं बीच में यूनिफॉर्म लोड प्रेजेंट है, मैंने बोला हाँ यूनिफॉर्म लोड प्रेजेंट, तो हम कर्व ड्रॉ करते हैं। लेकिन कब ड्रॉ करते हैं, जब इस दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग होता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे होता 21 और यहाँ पे होता 16 किलो न्यूटन, 16 न्यूटन मीटर निकल के आता। अब यदि दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग होता तब मैं बोलता कि लोड जो है, यानी इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट को ज्वाइन करता बाय द कर्व। और क्यों कर्व से ज्वाइन करता, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक यूनिफॉर्म लोड प्रेजेंट है, इस वजह से मैं कर्व से ज्वाइन करूंगा। बट हियर इन दिस क्वेश्चन मोमेंटम क्या है, मोमेंटम कांस्टेंट रहा है, यानी सी पॉइंट में जो मोमेंटम था डी पॉइंट पे मोमेंटम वही रहा है। तो डायग्राम में भी डायग्राम हम क्यों बना रहे हैं ये भी फील लेना जरूरी है। डायग्राम हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मोमेंटम में क्या चेंज आ रहा है। मोमेंटम देखो यहाँ पे 0 मोमेंटम था, यहाँ पे मोमेंटम 21 आया तो मोमेंटम में इंक्रीमेंट हुआ। अब पॉइंट सी पॉइंट डी के मोमेंटम में कोई चेंज ही नहीं आया, तो मोमेंटम में कोई चेंज है तो मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, मैंने बोला हाँ। अब यहाँ पर क्या होता, यदि यहाँ पे 16 होता फॉर एग्जांपल डी पर, तो फिर यहाँ पे हम कर्व बनाते, इस तरीके से कर्व ड्रॉ करते। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है पॉइंट डी पे जो मोमेंटम है वो 2 किलो न्यूटन मीटर ही है, यानी कांस्टेंट है, तो हमने कांस्टेंट लाइन ड्रॉ कर दी। अब डी पॉइंट से बी पॉइंट जब मैंने ज्वाइन किया तो कोई भी बीच में कोई फोर्स प्रेजेंट नहीं थी। यदि फोर्स प्रेजेंट नहीं है तो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, तो इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी में स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। तो बस सारा गेम कहाँ है, सारा गेम ये ड्रॉ करते वक्त है। मोमेंटम कैलकुलेट कर लेंगे, बस साइन का ध्यान रखना है यहाँ पे। और यहाँ पे ड्रॉ करते वक्त या स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी या कर्व ड्रॉ होगा। हो सकता है कभी कभी कांस्टेंट लाइन भी ड्रॉ हो जाए। इन दैट केस कौन से केस में, व्हेनेवर द मोमेंटम आर कांस्टेंट एट द सेम पॉइंट्स, पॉइंट सी और पॉइंट डी पे मोमेंटम कांस्टेंट्स है, तो इसलिए क्या चीज कांस्टेंट रहेगी, मोमेंटम कांस्टेंट था तो लाइन भी कांस्टेंट रहेगी। बाकी दो केसों में स्ट्रेट लाइन होगी या कर्व ड्रॉ होगा। ठीक है, तो बस क्वेश्चन कैसा भी हो आपको बस स्टेप्स दिमाग में रखने हैं। पहला स्टेप कि आपको नॉर्मलाइजेशन कैलकुलेट करनी है। सेकंड स्टेप में शेयर फोर्सेस कैलकुलेट करो और शेयर फोर्सेस का डायग्राम बनाओ। थर्ड स्टेप में बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करो, हर एक पॉइंट्स पे लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए, साइन कन्वर्जन का ध्यान रखते हुए, और फिर डायग्राम ड्रॉ करो। और ये जो है इसको फोकस करके रखना, इन पॉइंट्स को दिमाग में रखना। ठीक है, तो कंप्लीट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने यूनिट 4 का काइनेमैटिक्स ऑफ द रिजिड बॉडी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स से शेयर कर देना।